एक करोड़पति का सामना दो बच्चों वाली एक भिखारिन से होता है और उसे पता चलता है कि वह कौन है। उसका अगला कदम आपको अवाक कर देगा। एक करोड़पति अपने बचपन के प्यार को 2-3 साल के जुड़वां बच्चों के साथ भीख मांगते हुए देखता है और उसे पहचान लेता है। लेकिन आगे वह जो करता है वह अविश्वसनीय है। इससे पहले कि हम इस अविश्वसनीय कहानी में उतरें, हमें टिप्पणियों में बताएं कि आप किस शहर से आ रहे हैं, और यदि आप इस कहानी के लिए उत्साहित हैं तो उस लाइक बटन को दबाएं और नीचे एक छोड़ें। सभी लोग कहानी का आनंद लें। एथन बेनेट, एक क्रूर करोड़पति, एक व्यस्त सड़क के कोने को पार कर रहा था जब किसी चीज ने उसका ध्यान खींचा। मैले कुचैले, घिसे पिटे कपड़े पहने, बिखरे बालों वाली एक महिला फुटपाथ पर बैठी थी। उसका चेहरा थका हुआ था और पीड़ा के निशान थे। उसके बगल में दो छोटी लड़कियां, लगभग 4 साल की जुड़वां, फटे हुए कपड़े पहने हुए थीं। उनमें से एक चुपचाप रो रही थी, अपनी आंखों को छोटे गंदे हाथों से मल रही थी। प्रिय, यह ठीक है, कोई जल्द ही हमारी मदद करेगा, महिला ने हताश प्यार से भरी कांपती आवाज के साथ बच्चे के बालों को सहलाते हुए बड़बड़ाया। एथन को अपने सीने में दर्द महसूस हुआ। वह उस चेहरे को जानता था, गंदगी और दर्द के बावजूद भी। यह नहीं हो सका, लेकिन यह था सोफिया कार्टर, उसकी युवावस्था का प्यार। वह लड़की जिसकी वह दूर से प्रशंसा करता था। उसने स्कूल में कभी भी उस पर ध्यान नहीं दिया था, सिवाय उसका ध्यान आकर्षित करने के उसके अजीब प्रयासों का मजाक उड़ाने के। अब वह यहां थी, असुरक्षित और असहाय। एथन धीरे धीरे पास आया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। सोफिया, उसने झिझकते हुए कहा। महिला ने धीरे से अपना सिर उठाया। आवाज पहचानते ही उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। एथन, एक क्षण के लिए दोनों में से कोई भी कुछ नहीं बोला। उनके बीच की खामोशी दर्दनाक यादों से भारी थी। फिर सोफिया ने अपनी दृष्टि नीची कर ली, मानो गायब हो जाना चाहती हो। आपको क्या हुआ? उसने पूछा, अपनी चिंता छिपाने में असमर्थ। सोफिया ने दूसरी ओर देखा, लड़कियों को और भी कसकर पकड़ लिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम ठीक हैं, चले जाओ। एथन। लेकिन एथन ने जो देखा उसे नजरअंदाज नहीं कर सका। लड़कियों में से एक भूख से रो रही थी, जबकि दूसरी अपनी मां की बांह से चिपकी हुई थी और चौड़ी भयभीत आंखों से उसे देख रही थी। उस दृश्य का दर्द और निराशा उस पर एक झटके की तरह गिरी। तुम ठीक नहीं हो, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। नहीं, मैं नहीं कर सकती। सोफिया ने विरोध करना शुरू कर दिया। मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटियों को यहां ठंड में नहीं छोड़ रहा हूं। तुम मेरे साथ आ रहे हो और मैं ना में उत्तर नहीं दूंगा। लड़कियां उत्सुकता से, फिर भी सतर्क होकर उसकी ओर देखने लगीं। जो रो रही थी उसने अपने होठों को एक साथ दबाया और अपने आंसू रोक लिए। सोफिया झिझकी, लेकिन एथन की दृढ़ दृष्टि ने उसे नरम कर दिया। वह जानती थी कि उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं है। एथन ने अपना फोन निकाला और अपने ड्राइवर को फोन किया। 5 मिनट में यहां आए, उसने फोन रखने से पहले कहा। चलो चलें, तुम्हारे यहां रुकने का कोई कारण नहीं है। उसने अपना हाथ सोफिया की ओर बढ़ाया, जिसने अनिच्छा से उसे ले लिया। जब कार पहुंची तो एथन ने सोफिया को अंदर जाने में मदद की। एक लड़की को ले गया, जबकि उसने दूसरी को पकड़ रखा था। बच्चे थके हुए थे, उनके चेहरे अपनी मां के कंधों पर टिके हुए थे। एथन की हवेली की यात्रा के दौरान सन्नाटा दमनकारी था। सोफिया सोच में डूबी हुई खिड़की से बाहर देखती रही। एथन कभी कभी उसकी ओर देखता था, यह समझने की कोशिश करता था कि उसका जीवन कैसे बिखर गया था। जब वे पहुंचे तो सोफिया स्पष्ट रूप से असहज दिख रही थी। अपनी गर्म रोशनी और बेदाग बगीचे के साथ भव्य हवेली किसी और दुनिया की तरह लग रही थी। तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है एथन, हम कर सकते हैं। अब और बहस मत करो सोफिया, तुम अंदर आओगे, कुछ खाओगे और आराम करोगे। गृहस्वामी श्रीमती थॉम्पसन ने आश्चर्यचकित भाव से दरवाजा खोला, लेकिन कुछ नहीं कहा। एथन ने उसे सोफिया और लड़कियों के लिए एक कमरा तैयार करने का निर्देश दिया। जबकि श्रीमती थॉम्पसन ने इसकी देखभाल की, एथन सोफिया और बच्चों को लिविंग रूम में ले आया। उन्होंने आरामदायक गर्माहट पैदा करते हुए चिमनी जलाई और उनके लिए भोजन तैयार करने को कहा। धन्यवाद एथन, वास्तव में धन्यवाद, सोफिया ने कहा।
उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे जब लड़कियां उसके बगल में सोफे पर बैठी थीं। एथन ने सिर हिलाया। उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। वह जानता था कि यह रात तो बस शुरुआत थी। कल उसे यह समझने की जरूरत थी कि सोफिया के साथ वास्तव में क्या हुआ था और वह यहां कैसे पहुंची। सूरज अभी एथन की हवेली की खिड़कियों से झांकना शुरू ही कर रहा था, लेकिन सोफिया पहले से ही जाग रही थी। बिस्तर के किनारे पर बैठी थी। उसने अपने जुड़वा बच्चों लिली और रोज को देखा, जो अभी भी गहरी नींद में सो रहे थे। लंबे समय में पहली बार उसकी बेटियां गर्म और आरामदायक थीं। इससे उसके दिल को राहत मिलनी चाहिए थी, लेकिन इसके बजाय उसे अपने गले में एक गांठ बढ़ती हुई महसूस हुई। हवेली के उस पार एथन भी जाग रहा था। अपने कार्यालय में बैठा हुआ उस सब के बारे में सोच रहा था जो उसने पिछली रात देखा था। फुटपाथ पर अपने बच्चों को गोद में लिए सोफिया की छवि उसके दिमाग से नहीं उतर रही थी। उसे यह समझने की जरूरत थी कि यह कैसे हुआ। आखिरकार जिस सोफिया को वह स्कूल में जानता था, वह आत्मविश्वासी, जीवन से भरपूर, महान चीजों के लिए किस्मत में थी। कुछ ही देर बाद घर के नौकर ने सोफिया का दरवाजा धीरे से खटखटाया। मिस कार्टर, नाश्ता तैयार है। मिस्टर बेनेट चाहेंगे कि आप और लड़कियां नीचे आएं। सोफिया ने उसे धन्यवाद दिया और जुड़वां बच्चों को जगाया। कुछ मिनटों के बाद वे एक साथ नीचे भोजन कक्ष में गए, जहां एक बढ़िया नाश्ता उनका इंतजार कर रहा था। विभिन्न प्रकार के फलों, ब्रेड और जूस से प्रसन्न होकर लड़कियां उत्साह से कुर्सियों की ओर दौड़ीं। हालांकि सोफिया झिझकी। कृपया बैठ जाइए, एथन ने दरवाजे पर आते हुए कहा। उसने एक कुरकुरा सफेद ड्रेस शर्ट पहना हुआ था और आराम से दिख रहा था, हालांकि उसकी आंखों से गंभीर भाव झलक रहा था। धन्यवाद, सोफिया ने लिली और रोज को उत्साह से खाते हुए देखते हुए एक कुर्सी खींचते हुए उत्तर दिया। भोजन के दौरान एथन और सोफिया के बीच एक अजीब सी खामोशी छाई रही। वह जानता था कि उसे सावधानी से चलने की जरूरत है, लेकिन वह सच्चाई को समझने के लिए दृढ़ था। जब लड़कियों ने खाना खा लिया तो घर की नौकरानी उन्हें पास के कमरे में खेलने के लिए ले गई। सोफिया बैठी रही, अब एथन के साथ अकेली। उसने अपनी कोहनियां मेज पर टिका दी और सीधे उसकी आंखों में देखा। सोफिया, हमें बात करने की जरूरत है। मैं समझना चाहता हूं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। उसने अपनी निगाहें फेर लीं और अपने हाथों को अपनी गोद में रख लिया। यह वह कहानी नहीं है जिसे मैं बताना पसंद करता हूं। मैं यहां निर्णय लेने के लिए नहीं हूं, मैं सिर्फ मदद करना चाहता हूं। एथन रुका, अपने शब्दों का ध्यानपूर्वक चयन करते हुए। जब मैंने तुम्हें कल देखा तो तुम और तुम्हारी बेटियां ऐसी स्थिति में थीं कि ठीक है, यह रातों रात नहीं होता। क्या हुआ सोफिया? उसने बोलना शुरू करने से पहले एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करके एक गहरी सांस ली। हाई स्कूल से स्नातक होने के बाद मैंने रयान मिलर को डेट करना शुरू कर दिया। आपको वह याद है ना? एथन ने सिर हिलाया। नाम के उल्लेख पर उसका जबड़ा कस गया। उसे रयान बहुत अच्छे से याद था। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी हर कोई प्रशंसा करता था, फिर भी जो जो चाहता था उसे पाने के लिए दूसरों को चोट पहुंचाने में संकोच नहीं करता था। रयान और मैंने प्रोम के तुरंत बाद डेटिंग शुरू कर दी। मैं प्यार में था और सोचा कि वह भी ऐसा ही महसूस करता है। कुछ महीनों बाद मुझे पता चला कि मैं गर्भवती थी। जब मैंने उसे बताया तो मैंने सोचा कि हम एक साथ इसका सामना करेंगे, लेकिन उसने मुझे छोड़ दिया। उसने कहा कि वह पिता बनने के लिए तैयार नहीं था और जिम्मेदारी नहीं चाहता था। वह आखिरी बार था जब मैंने उसे देखा था। एथन ने मेज पर अपनी मुट्ठियां भींच लीं और अपने अंदर उमड़ रहे गुस्से को रोकने के लिए संघर्ष करने लगा। उसने अभी तुम्हें छोड़ दिया? सोफिया ने सिर हिलाया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। हां, मैं बिना किसी सहारे के अकेली थी। मेरे माता पिता ज्यादा मदद नहीं कर सके और मैंने लड़कियों की देखभाल के लिए जो भी कर सकती थी वह किया, लेकिन यह पर्याप्त नहीं था। अंततः मैंने अपनी नौकरी खो दी और समय के साथ बिल बढ़ने लगे। जब लिली और रोज 2 साल की थीं, तो हमें हमारे अपार्टमेंट से निकाल दिया गया था। तब से हम अजनबियों की दया पर भरोसा करते हुए सड़कों पर रह रहे हैं। एथन चुपचाप बैठा रहा।
उसने जो कुछ भी सुना उस पर काम कर रहा था। जिस सोफिया को वह कभी जानता था वह मजबूत थी, लेकिन जिंदगी ने उसे ऐसे तोड़ दिया था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आपने कभी मदद क्यों नहीं मांगी? आखिरकार उसने पूछा। उसकी आवाज अब धीमी हो गई है। सोफिया ने स्वीकार किया। मुझे शर्म आ रही थी कि मेरी जिंदगी कैसे बर्बाद हो गई। मैं नहीं चाहती थी कि कोई मुझे इस तरह देखे, खासकर आप जैसा कोई। करुणा और दुख का मिश्रण महसूस करते हुए एथन ने गहरी सांस ली। सोफिया, कोई भी इससे गुजरने का हकदार नहीं है। अब तुम अकेली नहीं हो। मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटियों को अपने पैरों पर वापस खड़ा होने में मदद करूंगा। क्यों एथन, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? वह झिझका, लेकिन जानता था कि उसे ईमानदार रहना होगा। क्योंकि सब कुछ के बावजूद मुझे तुम्हारी परवाह है। मैंने हमेशा परवाह की है। सोफिया कुछ भी उत्तर न दे पाने के कारण चुपचाप बैठी रही। एथन के शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे, क्योंकि वह जो कुछ भी हो रहा था उसे संसाधित करने की कोशिश कर रही थी। उस रात जब सोफिया ने लड़कियों को बिस्तर पर लिटा दिया तो उसने एथन द्वारा कही गई बातों पर विचार किया। वर्षों में पहली बार उसे आशा की एक चिंगारी महसूस हुई, लेकिन वह यह भी जानती थी कि मदद स्वीकार करने का मतलब अपने गहरे डर का सामना करना और अपने जीवन को नए सिरे से बनाना है। अरे, अगर यह कहानी पहले से ही आपके दिल को छू रही है तो लाइक बटन दबाएं और एक टिप्पणी करके हमें बताएं कि आप इसके आदी हैं। एथन की अब तक की दयालुता के बारे में आप क्या सोचते हैं? अगली सुबह जैसे ही हवेली की बड़ी खिड़कियों से सूरज की रोशनी आ रही थी, सोफिया बिस्तर के पास कालीन पर खेल रहे लिली और रोज की हल्की हंसी से जाग गई। एक पल के लिए उसे लगा जैसे वह कोई सपना देख रही हो। यह विश्वास करना कठिन था कि ठीक 24 घंटे पहले वह फुटपाथ पर बैठी थी, निश्चिंत थी कि उनका अगला भोजन कहां से आएगा। उसने हाथ बढ़ाया और लड़कियों को तैयार होने के लिए बुलाया। कमरे में ताजा कपड़े रखे गए थे, जिन्हें गृहस्वामी ने सावधानी से चुना था। सोफिया इस विचारशीलता से चकित थी, हालांकि वह अभी भी ऐसे विलासितापूर्ण माहौल में खुद को असहज महसूस कर रही थी। जब वे नाश्ते के लिए नीचे गए तो एथन पहले से ही लिविंग रूम में कुछ कागजात की समीक्षा कर रहा था। जब उसने जुड़वां बच्चों की पदचाप सुनी तो उसने ऊपर देखा और हल्की सी मुस्कान दी। क्या आपको अच्छी नींद आई? उसने पूछा। लिली ने उत्सुकता से सिर हिलाया, जबकि रोज ने शर्म से अपनी मां का हाथ पकड़ लिया। सोफिया ने जवाब दिया, हां, यह लंबे समय में हमारी सबसे अच्छी रात थी। उसकी आवाज में कृतज्ञता का स्पर्श था। मुझे वह सुनकर बेहद खुशी हुई। एथन ने उन्हें बैठने का इशारा किया। आज तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम आराम करो। लड़कियां बगीचे में या जहां भी वे चाहें खेल सकती हैं। सोफिया झिंझकी। एथन, मुझे नहीं पता कि इस सब के लिए आपको कैसे धन्यवाद दूं, लेकिन मैं आपकी दयालुता का फायदा नहीं उठाना चाहता। जितनी जल्दी हो सके मैं एक नौकरी ढूंढ लूंगा। और एथन ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। कोई जल्दी नहीं है सोफिया। किसी भी चीज से पहले तुम्हें ठीक होने की जरूरत है। समय सीमा के बारे में चिंता मत करो, हम इसे एक साथ समझ लेंगे। उसके आश्वस्त शब्दों के बावजूद सोफिया को अभी भी अपनी छाती पर एक भार महसूस हुआ। मदद स्वीकार करना उसके लिए स्वाभाविक नहीं था। हालांकि उनकी बेटियों की भलाई सबसे पहले थी और उनकी खातिर उन्होंने अपना गौरव निगल लिया। नाश्ते के बाद लिली और रोज गृहस्वामी की देखरेख में बगीचे में खेलने चले गए। इस बीच सोफिया ने बर्तन साफ करने में मदद की और अधिक योगदान न देने को लेकर असहज महसूस कर रही थी। एथन ने उसे रसोई में पाया और उसे बर्तन धोने की कोशिश करते हुए देखकर अपना सिर हिलाया। सोफिया, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मुझे कुछ करने की जरूरत है एथन। मुझे वापस दिए बिना सब कुछ ले लेना ठीक नहीं लगता। एथन ने आह भरी। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ठीक है, लेकिन अभी मैं लड़कियों के बारे में बात करना चाहता हूं। क्या उनके पास वह सब कुछ है जो उन्हें चाहिए? सोफिया सोचते हुए रुक गई। उन्हें कपड़े और जूते जैसी कुछ चीजों की जरूरत है। उनके पास जो कुछ है वह पुराना और घिसा पिटा है। बहुत बढ़िया, चलो बाहर चलें और उन्हें जो चाहिए वह ले आएं।
सोफिया की आंखें फैल गईं। यह आवश्यक नहीं है, एथन। मैं बाद में प्रबंधन कर सकता हूं। कोई चर्चा नहीं, एथन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। मैं कार ले आऊंगा। आधे घंटे बाद सोफिया, लिली और रोज शहर के एक बच्चों के स्टोर में थे, जिसे एथन करीब से देख रहा था। लड़कियां खुश थीं, रैक के बीच दौड़ रही थीं और नए कपड़े पहन रही थीं। क्या मैं सचमुच इसे प्राप्त कर सकता हूं, मां? लिली ने चमचमाती नीली पोशाक पकड़ते हुए पूछा। अपनी बेटी की उज्ज्वल, आशा भरी आंखों को देखकर सोफिया का हृदय पसीज गया। हां प्रिय, तुम कर सकते हो। रोज, अधिक आरक्षित जुड़वां, ने नए स्नीकर्स की एक जोड़ी पकड़ रखी थी। मैं भी, मां। सोफिया ने भावुक मुस्कान के साथ सिर हिलाया। तुम भी, मेरे प्रिय। एथन चुपचाप देखता रहा। लड़कियों को इतना खुश देखकर प्रसन्न हुआ। कपड़े, जूते और कुछ खिलौने चुनने के बाद वह उन्हें दोपहर के भोजन के लिए एक रेस्तरां में ले गया। दोपहर के भोजन के दौरान जुड़वां बच्चे उत्साहपूर्वक बातें करते थे, कहानियां साझा करते थे और एक दूसरे के साथ खेलते थे। सोफिया ने उन्हें देखा। आखिरकार उन्हें मुस्कुराते हुए देखकर राहत महसूस हुई। सोफिया ने ईमानदारी से कहा, आज आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, एथन। धन्यवाद। एथन ने लापरवाही से उत्तर दिया, मैंने वही किया है जो किसी को भी करना चाहिए। तुम इसके लायक हो, सोफिया। उसने अपनी आंखें नीची कर लीं। शर्म वापस लौटने लगी। वह जानती थी कि एथन दयालु है, लेकिन वह यह याद करने से खुद को नहीं रोक सकी कि उसने अतीत में उसके साथ कैसा व्यवहार किया था। तुम मेरे मुकाबले कहीं बेहतर इंसान हो, एथन। वह लगभग अश्रव्य रूप से बुदबुदाया। एथन ने भौहें चढ़ा दीं। सोफिया, अतीत हमारे पीछे है। अब मायने यह रखता है कि हम आगे बढ़कर क्या करते हैं। उसने सिर हिलाया। हालांकि अपराध बोध अभी भी बना हुआ था। जब वे हवेली लौटे तो जुड़वां बच्चे अपने नए कपड़े दिखाते हुए सीधे बगीचे में भाग गए। सोफिया ने लिविंग रूम की खिड़की से उन्हें देखा। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। वर्षों में पहली बार उसने सुरक्षित महसूस किया। उसके पास खड़े एथन ने चुप्पी तोड़ी। वे अविश्वसनीय छोटी लड़कियां हैं। वे बुरे क्षणों में भी आगे बढ़ते रहने की मेरी ताकत है। उन्होंने मुझे आगे बढ़ने का कारण दिया। एथन ने उसकी ओर प्रशंसा से देखा। सोफिया, तुम जितना सोचती हो उससे कहीं अधिक मजबूत हो। तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसे पार करना और फिर भी डटे रहना, यह कुछ ऐसा है जो बहुत कम लोग कर सकते हैं। उसने आह भरी। मुझे नहीं पता कि यह ताकत है या सिर्फ जिद, लेकिन किसी भी तरह धन्यवाद। एथन मुस्कुराया। अगर तुम्हें कभी किसी चीज की जरूरत हो तो तुम्हें पता है कि तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। सोफिया ने सिर हिलाया। अंततः महसूस किया कि वह अपने अलावा किसी और पर भरोसा कर सकती है। अगली सुबह सोफिया पर्दों से छनकर आ रही नरम धूप को देखकर उठी। लिली और रोज अभी भी गहरी नींद में सो रहे थे। उनके चेहरे पर आराम था। वे उन चिंताओं से मुक्त थे जो वे सड़कों पर लेकर आए थे। सोफिया ने एक पल के लिए अपनी बेटियों को देखा। राहत और आशा का मिश्रण महसूस किया। शायद फिर से शुरुआत करना आखिरकार संभव था। कपड़े पहनने के बाद वह नीचे गई और उसने एथन को रसोई में कॉफी पीते हुए और अखबार पढ़ते हुए पाया। जब उसने उसके कदमों की आहट सुनी तो उसने ऊपर देखा और मुस्कुराया। सुप्रभात। क्या आपको अच्छी नींद आई? हां, धन्यवाद। और आप? चट्टान की तरह, उसने जवाब दिया। अखबार मोड़कर खड़ा हो गया। मैंने आपके लिए भी कॉफी बनाई है, बैठिए। सोफिया ने उसे धन्यवाद दिया। जो दिनचर्या बनने लगी थी उसमें अजीब तरह से सहजता महसूस कर रही थी। जैसे ही उसने कॉफी पी, एथन उसके पास बैठ गया और कहा, मैं सोच रहा था, अब जब लड़कियां अधिक सहज हो गई हैं तो हम आप पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर सकते हैं। मुझ पर? उसने आश्चर्य से पूछा। हां, आपने फिर से काम करने की इच्छा का जिक्र किया। आप किस तरह की नौकरी की तलाश में हैं? सोफिया एक क्षण के लिए चुप रही और अपने विकल्पों पर विचार करने लगी। मेरे पास कोई शैक्षणिक पृष्ठभूमि नहीं है, इसलिए मेरे विकल्प सीमित हैं, लेकिन मैं कुछ भी करने को तैयार हूं जिससे मुझे अपनी बेटियों का समर्थन करने की अनुमति मिल सके। एथन ने सिर हिलाया। यह समझ में आता है, लेकिन क्या होगा यदि आप पढ़ सकें, अपनी शिक्षा पूरी कर सकें और एक ऐसी नौकरी पा सकें
जो वास्तव में आपको संतुष्टि प्रदान करे। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। अध्ययन? इसका कोई सवाल ही नहीं है। एथन, मेरे पास इसके लिए समय या संसाधन नहीं है। आपके पास यहां दोनों होंगे। मैं खर्चों में मदद कर सकता हूं और यह सुनिश्चित कर सकता हूं कि पढ़ाई के दौरान लड़कियों की अच्छी तरह से देखभाल की जाए। सोफिया ने अविश्वासपूर्वक सिर हिलाया। आपने पहले ही हमारे लिए बहुत कुछ किया है। मैं इससे अधिक कुछ स्वीकार नहीं कर सकता। एथन आगे की ओर झुका। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी। सोफिया, यह सिर्फ तुम्हारे बारे में नहीं है। यह लिली और रोज के बारे में है। यदि तुम्हें मजबूत होने का मौका मिलता है तो इससे लंबे समय में तुम्हारी बेटियों को फायदा होगा। कृपया इसके बारे में सोचो। एथन की बातों ने सोफिया को बहुत प्रभावित किया। वह जानती थी कि वह सही था, लेकिन फिर भी वह अपने गौरव और शर्म से जूझ रही थी। उस शाम जुड़वां बच्चों को सुलाने के बाद एथन ने सोफिया को अपने कार्यालय में मिलने के लिए कहा। सोफिया, मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रस्ताव है। उसने उसे एक छोटा सा लिफाफा थमाते हुए कहना शुरू किया। उसने व्यवसाय और उद्यमिता पाठ्यक्रमों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए इसे खोला। मैं चाहता हूं कि आप इन पाठ्यक्रमों को लेने पर विचार करें। आप स्मार्ट और दृढ़ निश्चयी हैं और मेरा मानना है कि आपके पास महान चीजें हासिल करने की क्षमता है। इससे आपको अपना समर्थन करने और अपनी बेटियों के लिए बेहतर भविष्य बनाने के लिए उपकरण मिलेंगे। सोफिया ने कागजात को देखा। उसका दिमाग प्रस्ताव पर कार्रवाई करने के लिए दौड़ रहा था। एथन, यह बहुत ज्यादा है। मुझे यकीन नहीं है कि मैं यह कर सकता हूं। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक सक्षम हैं और आपको अभी निर्णय लेने की जरूरत नहीं है। बस इस पर विचार करें। सोफिया ने कागजों को कसकर पकड़ रखा था। वह डर और आशा के बीच फंसी हुई महसूस कर रही थी। इसके बाद के दिनों में सोफिया ने एथन के प्रस्ताव पर विचार करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि यह उसके लिए अपना जीवन बदलने का मौका हो सकता है और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपनी बेटियों को वह भविष्य देने की जिसकी वे हकदार हैं। आखिरकार बहुत सोचने के बाद वह मान गई। उसने पाठ्यक्रमों में दाखिला लिया और एथन के समर्थन से दिन के दौरान पढ़ाई शुरू कर दी, जबकि जुड़वा बच्चों की देखभाल गृहस्वामी द्वारा की गई। हालांकि शुरुआत चुनौतीपूर्ण थी। सोफिया को फिर से ऊर्जा मिली क्योंकि उसने नए कौशल सीखे और खुद के उस पक्ष को फिर से खोजा जिसके बारे में उसे लगता था कि वह खो चुकी है। प्रत्येक दिन एक छोटी सी जीत थी और वह इस विचार पर टिकी रही कि वह कुछ स्थायी निर्माण कर रही है। एथन ने उसकी प्रगति पर बारीकी से नजर रखी। जब भी उसे जरूरत हुई, प्रोत्साहन और सहायता की पेशकश की। वह जानता था कि सोफिया को खुद पर उतना ही विश्वास करने की जरूरत है जितना उसे उस पर विश्वास था। बदले में सोफिया को एहसास होने लगा कि एथन उसके जीवन में कितना महत्वपूर्ण हो गया है। उनकी निरंतर उपस्थिति और अटूट समर्थन धीरे धीरे उन बाधाओं को तोड़ रहा था जो उसने वर्षों से बनाई थीं। वाह, सोफिया की यात्रा प्रेरणादायक है ना? लाइक करके और नीचे एक टिप्पणी करके अपना प्यार दिखाएं। हमें बताएं कि आप उसके दृढ़ संकल्प के बारे में क्या सोचते हैं। सोफिया की दिनचर्या तेजी से बदल रही थी। सुबह में जब लिली और रोज बगीचे में खेलते थे, वह एथन द्वारा उसके लिए बनाए गए कार्यालय में अध्ययन करने में घंटों बिताती थी। सबसे पहले उसे पढ़ा गया प्रत्येक पृष्ठ पहाड़ पर चढ़ने जैसा लगता था, लेकिन समय के साथ उसने अपनी लय पाली। एथन के स्थिर और अटूट समर्थन ने उसे और भी अधिक प्रेरित किया। एक दोपहर जब सोफिया ने अपने नोट्स की समीक्षा की, एथन गंभीर भाव के साथ कमरे में चला गया। उसे तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। हमें बात करने की जरूरत है, उसने अपने पीछे का दरवाजा बंद करते हुए कहा। सोफिया को अपना पेट कड़ा महसूस हुआ। यह क्या है? एथन ने उसके सामने बैठते हुए उत्तर दिया। मुझे तुम्हारे अतीत से कोई मिला। रयान मिलर। सोफिया के दिमाग में नाम गूंज रहा था। रयान, वह आदमी जिसने उसे तब छोड़ दिया था जब उसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। उसकी बेटियों का पिता, जिसने कभी उन्हें स्वीकार नहीं किया था। सोफिया ने भावनाओं की लहर को नियंत्रित करने की कोशिश करते हुए एक गहरी सांस ली। इससे उसका क्या लेना देना? उसने पूछा।
उसकी आवाज उसकी अपेक्षा से अधिक स्थिर थी। मैं कुछ चीजों पर गौर कर रहा हूं। मैं बेहतर ढंग से समझना चाहता था कि स्कूल के बाद तुम्हारे साथ क्या हुआ। मैंने रयान को पाया और उससे सामना करने का फैसला किया। तुम गायब हो जाओ। सोफिया चौंक कर खड़ी हो गई। मुझे यह सच्चाई जानने की जरूरत है कि उसने तुम्हारे साथ क्या किया और उसने तुम्हें और लड़कियों को क्यों छोड़ दिया। एथन, तुम्हें ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं था। शायद नहीं, लेकिन मैंने यह तुम्हारे लिए किया। सोफिया छाती कसकर चुप रही। वह जानती थी कि एथन का इरादा अच्छा था, लेकिन रयान को अपने जीवन में वापस लाना उस घाव को फिर से खोलने जैसा लगा जो पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। उसने क्या कहा? आखिरकार उसने पूछा। उसकी आवाज में झिझक थी। एथन ने अपनी कोहनियां मेज पर टिका दी और आह भरी। उसने सब कुछ स्वीकार कर लिया। उसने कहा कि वह जानता था कि तुम गर्भवती हो, लेकिन वह जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता था। उसने दावा किया कि गायब हो जाना आसान है। आइए एक छोटा सा खेल खेलते हैं। जो लोग केवल टिप्पणियां पढ़ते हैं, वे टिप्पणियों में पिज्जा टाइप करें। केवल वे ही समझेंगे जो इसे यहां तक ले आए हैं। अब कहानी पर वापस आते हैं। सोफिया को लगा कि उसका क्रोध ज्वार की भांति बढ़ रहा है। उसने रयान से कुछ अलग की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन जोर से उन शब्दों को सुनना अभी भी चुभ रहा था। क्या उसने लड़कियों का जिक्र किया? उसने पूछा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। नहीं, उसने तो उनके बारे में पूछा ही नहीं। सोफिया ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और अपने आंसू रोकने की कोशिश करने लगी। जितना वह रयान से घृणा करती थी, उसका एक हिस्सा हमेशा आशा करता था कि एक दिन वह पछतावा दिखाएगा, या कम से कम उन बेटियों के बारे में कुछ जिज्ञासा दिखाएगा जिन्हें उसने छोड़ दिया था। एथन खड़ा हुआ और उसके कंधे पर हाथ रखा। सोफिया, तुम्हें इसका सामना अकेले नहीं करना पड़ेगा। मैं यहां हूं। उसने उसकी ओर देखा, टूटने की इच्छा को रोकने के लिए संघर्ष कर रही थी। धन्यवाद, एथन, लेकिन कुछ चीजें हैं जिन्हें मुझे खुद ही संभालना होगा। उस रात लड़कियों को सुलाने के बाद सोफिया रसोई की मेज पर बैठकर चाय के कप को देखती रही, जो ठंडा हो गया था। एथन के शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे और रयान का विचार छाया की तरह मंडरा रहा था। वह जानती थी कि आगे बढ़ने के लिए उसे हमेशा के लिए अतीत का सामना करना होगा। इसके बाद के दिनों में सोफिया ने अपनी दिनचर्या फिर से शुरू करने की कोशिश की, लेकिन वह ध्यान केंद्रित नहीं कर सकी। रयान की यादें और एथन ने जिस टकराव का उल्लेख किया था, वह उस पर एक लंगर की तरह भारी पड़ गया। एथन ने उसके व्यवहार में बदलाव को देखते हुए उसे जगह देने का फैसला किया, लेकिन चिंता के साथ उसे देखता रहा। एक सुबह सोफिया ने एक निर्णय लिया। उसने फोन उठाया और रयान को बुलाया। उसने कुछ घंटियों के बाद उत्तर दिया। पंक्ति के दूसरे छोर पर उसकी आवाज उदासीन थी। रयान, यह सोफिया है। हमें बात करने की जरूरत है। उसके उत्तर देने से पहले कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। किस बारे में? बहुत समय हो गया। यह लड़कियों के बारे में है। आपने कभी भी उनके बारे में कुछ भी जानना नहीं चाहा है, लेकिन इसे बदलने की जरूरत है। मेरे लिए नहीं, बल्कि उनके लिए। रयान ने आह भरी। सोफिया, मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि मैं इसका हिस्सा नहीं बनना चाहता। आप मुझसे क्या कहलवाना चाहती हैं? कि मुझे खेद है, क्योंकि मैं नहीं हूं। सोफिया का दिल पसीज गया, लेकिन उसने अपनी आवाज स्थिर रखी। तो आप उनसे कभी नहीं मिलेंगे, कभी कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे। मैं आगे बढ़ गया हूं सोफिया। मुझे लगता है तुम्हें भी आगे बढ़ना चाहिए। इससे पहले कि वह जवाब दे पाती, रेखा मृत हो गई। वह फोन पकड़कर वहीं खड़ी रही और उस बातचीत से पैदा हुए खालीपन को समझने की कोशिश कर रही थी। यह वह समापन था जिसकी उसे जरूरत थी, लेकिन साथ ही एक कठोर पुष्टि भी थी कि रयान कभी भी उसकी बेटियों के जीवन का हिस्सा नहीं बनेगा। जब एथन उस शाम पहुंचा, तो उसने सोफिया को सोफे पर बैठा पाया और उसके बगल में जुड़वां बच्चे सो रहे थे। वह उसके बगल में बैठ गया और चुपचाप उसके पहले बोलने का इंतजार करने लगा। मैंने रयान से बात की। आखिरकार उसने चुप्पी तोड़ते हुए कहा। एथन ने भौहें चढ़ा दी। और यह कैसे हुआ? जैसा कि मुझे उम्मीद थी। वह उनसे कोई लेना देना नहीं चाहता। उसे कुछ भी महसूस नहीं होता। एथन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं
उसका गुस्सा स्पष्ट था। वह नहीं जानता कि वह क्या खो रहा है। सोफिया ने अपनी बेटियों की ओर देखा और आह भरी। मैंने यह उसके लिए नहीं किया, मैंने इसे लड़कियों के लिए किया। मुझे यह सुनिश्चित करने की जरूरत थी कि उससे उम्मीद करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। और अब? एथन ने पूछा। अब मैं आगे बढ़ती हूं। मैं नहीं चाहती कि लड़कियां ऐसे पिता की छत्रछाया में बड़ी हों जिन्हें कभी परवाह नहीं थी। एथन ने सोफिया द्वारा दिखाई जा रही ताकत की प्रशंसा करते हुए सिर हिलाया। वह जानता था कि उसे अभी भी दर्द हो रहा है, लेकिन वह उसमें एक नया दृढ़ संकल्प भी देख सकता था। अगली सुबह एथन ने सोफिया को एक छोटा सा उपहार देकर आश्चर्यचकित कर दिया। एक नोटबुक और एक सुंदर कलम। यह क्या है? उसने उत्सुकता से पूछा। आपके भविष्य की योजना बनाने के लिए एक उपकरण। मैं चाहता हूं कि आप अपने लक्ष्य लिखें और उन्हें हासिल करने के लिए आपको क्या चाहिए। हम इस पर एक साथ काम करेंगे। सोफिया इस भाव से प्रभावित होकर मुस्कुराई। धन्यवाद, एथन। मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारे बिना क्या करूंगा। आप बिल्कुल वही करेंगे जो आप अभी कर रहे हैं, पुनर्निर्माण। मैं यहां सिर्फ यह सुनिश्चित करने के लिए हूं कि आपके पास सफल होने का हर मौका है। एथन के समर्थन से सोफिया ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और अपने और अपनी बेटियों के लिए बेहतर जीवन बनाने का दृढ़ निश्चय किया। रेयान के साथ टकराव दर्दनाक था, लेकिन मुक्तिदायक भी था। अब वह जानती थी कि उसे अब पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। तेजी से व्यवस्थित दिनचर्या में दिन बीत गए। सोफिया ने अब पूरी तरह से अपनी पढ़ाई और जुड़वा बच्चों के पालन पोषण पर ध्यान केंद्रित किया, जबकि एथन अटूट समर्थन की पेशकश करते हुए उसके साथ रहा। साझा समझ और देखभाल के छोटे छोटे कार्यों से चिह्नित होकर दोनों के बीच संबंध गहरा और अधिक स्वाभाविक हो गया। एक दोपहर जब सोफिया लिविंग रूम में अपने नोट्स की समीक्षा कर रही थी, एथन हाथ में एक फोल्डर और एक रहस्यमय मुस्कान के साथ अंदर आया। उसने उत्सुकता से उसकी ओर देखा। वह क्या है? उसने नोटबुक को अपनी गोद में रखते हुए पूछा। एक अवसर, एथन ने उसे फोल्डर सौंपते हुए उत्तर दिया। अंदर दस्तावेज और एक प्रारंभिक अनुबंध था। सोफिया ने हेडर पढ़ा, प्रोजेक्ट असिस्टेंट, बेनेट एंटरप्राइजेस। उसने भौहें सिकोड़ लीं और असमंजस में एथन की ओर देखा। क्या आप मुझसे आपके लिए काम करने के लिए कह रहे हैं? मैं तुम पर दबाव डालने की कोशिश नहीं कर रहा हूं सोफिया, लेकिन मैंने सोचा कि जो तुम सीख रही हो उसे लागू करते हुए अपना करियर शुरू करने का यह तुम्हारे लिए एक अच्छा तरीका हो सकता है। यह एक अस्थायी स्थिति है जिसमें तुम्हारे लिए पढ़ाई जारी रखने और लड़कियों की देखभाल करने के लिए पर्याप्त लचीलापन है। सोफिया अनुबंध का विवरण पढ़ते हुए झिझक रही थी। प्रस्ताव उदार था, लेकिन वह अभी भी अनिश्चित महसूस कर रही थी। एथन के साथ सीधे काम करना जटिल हो सकता है, क्योंकि वे जिस भावनात्मक बंधन का निर्माण कर रहे थे। एथन, मुझे यकीन नहीं है कि मैं इसके लिए सही व्यक्ति हूं। मेरे पास कोई अनुभव नहीं है। जितना आप सोचते हैं उससे कहीं अधिक आपके पास है। आप तेजी से सीख रहे हैं और पहले ही दिखा चुके हैं कि आप चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, और मैं इसे किसी एहसान के रूप में नहीं दे रहा हूं। मैं वास्तव में आपकी क्षमता पर विश्वास करता हूं। एथन के शब्द गंभीर लग रहे थे और सोफिया उसके प्रोत्साहन के महत्व को समझ सकती थी। वह जानती थी कि यह नौकरी करना एक बड़ा कदम होगा, लेकिन उसे यह भी डर था कि वह उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाएगी। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद सोफिया ने आखिरकार एक गहरी सांस ली और मंद मंद मुस्कुराई। ठीक है, मैं यह करूंगा। एथन मुस्कुराया, स्पष्ट रूप से प्रसन्न। आपको इसका पछतावा नहीं होगा। हम चीजों को धीमी गति से लेंगे और समय के साथ आप देखेंगे कि आप कितने सक्षम हैं। अगली सुबह सोफिया को एथन की टीम से मिलवाया गया। अपनी घबराहट के बावजूद उसे जल्द ही एहसास हुआ कि उसने उसका मार्गदर्शन करने के लिए धैर्यवान और समझदार व्यक्तियों को चुना है। नौकरी के लिए संगठन, विस्तार पर ध्यान और समय सीमा का प्रबंधन करने की क्षमता की आवश्यकता थी, लेकिन सोफिया ने दृढ़ संकल्प के साथ प्रत्येक चुनौती का सामना किया। जुड़वां बच्चे भी अधिक खुश और अपनी नई दिनचर्या में अधिक व्यवस्थित लग रहे थे। वे दोपहर का समय बगीचे में खेलते हुए या रसोई में चित्र बनाते हुए बिताते थे, जिससे घर
जो पहले शांत था, बचकानी हंसी और ऊर्जा से भर जाता था। जब भी संभव होता, एथन अक्सर उनके साथ जुड़ जाता था, जिससे लड़कियों के साथ उसका रिश्ता मजबूत हो जाता था। एक शाम जब सोफिया कार्यालय में रिपोर्टों की समीक्षा कर रही थी, एथन 2 कप चाय लेकर अंदर आया। उसने एक को उसके बगल में बिठाया और पास के सोफे पर बैठ गया। तुम सचमुच बहुत अच्छा कर रही हो, उसने उसे देखते हुए टिप्पणी की। सोफिया मुस्कुराई। उसके गाल थोड़े गर्म हो गए। मुझे अभी भी बहुत कुछ सीखना है, लेकिन मैं चुनौती का आनंद ले रहा हूं। यही मायने रखता है। विकास प्रयास से आता है और आप सराहनीय ताकत दिखा रहे हैं। उसने एक पल के लिए दूसरी ओर देखा। उसके शब्दों से उत्पन्न भावनाओं की लहर को संभालने की कोशिश कर रही थी। मुझ पर विश्वास करने के लिए धन्यवाद, एथन। सचमुच। जवाब में वह बस मुस्कुराया और उसके बाद की खामोशी आरामदायक, लगभग अंतरंग महसूस हुई। अगले कुछ हफ्तों में सोफिया और एथन के बीच संबंध और गहरा हो गया। छोटे छोटे इशारे, जैसे लंबी नजर या संक्षिप्त स्पर्श, उन भावनाओं की ओर इशारा करते थे जिन्हें स्वीकार करने में वे दोनों झिझक रहे थे। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता था कि कुछ बदल रहा था। यह कहानी गर्मा रही है। यदि आप एथन और सोफिया के बढ़ते बंधन को पसंद कर रहे हैं, तो हमें एक लाइक दें और नीचे एक टिप्पणी करें। आपको क्या लगता है कि आगे क्या होगा? एक दोपहर एक टीम मीटिंग के दौरान सोफिया ने एक प्रोजेक्ट के लॉजिस्टिक्स को सुव्यवस्थित करने का एक विचार प्रस्तुत किया, जिससे कमरे में मौजूद सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। स्पष्ट रूप से गर्वित एथन ने उसकी पहल की प्रशंसा करते हुए अपनी मुस्कान नहीं छिपाई। उत्कृष्ट सुझाव, सोफिया। हम इसे तुरंत लागू करेंगे। उसने वर्षों में पहली बार आश्वस्त और संतुष्ट महसूस करते हुए उसे धन्यवाद दिया। दिन के अंत में जैसे ही दोनों पार्किंग स्थल की ओर चले, एथन रुका और उसकी आंखों में देखा। सोफिया, क्या तुम्हें एहसास है कि तुम यहां आने के बाद कितनी बड़ी हो गई हो? उसने धीरे से मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। मुझे अब भी लगता है कि मेरे पास साबित करने के लिए बहुत कुछ है। आपको किसी को कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। आप जैसे हैं वैसे ही पहले से ही अद्भुत हैं। सोफिया का दिल जोरों से धड़क उठा और एक पल के लिए उनके आसपास की दुनिया फीकी लगने लगी। एथन करीब आया, मानो वह और कुछ कहना चाहता हो, लेकिन जुड़वां बच्चों की उनकी ओर दौड़ने की आवाज ने उसे बाधित कर दिया। मां, देखो हमने क्या बनाया है! लिली और रोज रंग बिरंगे चित्र हाथ में लेकर चिल्लाए। सोफिया हंसी और उन्हें गले लगाने के लिए घुटनों के बल बैठ गई। एथन ने मुस्कुराहट के साथ इस दृश्य को देखा और उनके साथ रहकर गहरी खुशी महसूस की। उस रात बाद में जब उसने लड़कियों को बिस्तर पर लिटा दिया, सोफिया ने सोचा कि पिछले कुछ महीनों में उसका जीवन कितना बदल गया है। एथन का समर्थन, उसने जुड़वा बच्चों को जो स्नेह दिखाया और जिस तरह से उसने उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया, वह शब्दों में बयां करने से कहीं अधिक उसके लिए मायने रखती थी। जैसे ही वह लेटी, उसे कृतज्ञता और आशंका का मिश्रण महसूस हुआ। वह जानती थी कि वह एथन के प्यार में पड़ रही है, लेकिन उसका एक हिस्सा अभी भी अपने दिल को फिर से खोलने से डरता था। दूसरी ओर एथन ने खुद को सोफिया के बारे में अधिक से अधिक सोचते हुए पाया। वह मजबूत, लचीली और समर्पित थी। ऐसे गुणों की वह गहराई से प्रशंसा करता था। उनके जटिल अतीत के बावजूद उन्हें लगा कि उनके बीच कुछ खास है, कुछ तलाशने लायक है। आने वाले हफ्तों में इन भावनाओं को नजरअंदाज करना और भी कठिन हो जाएगा। लंबे समय तक काम करने और लिली और रोज के साथ खेलने के बाद एथन की हवेली में रातें अधिक शांत हो गईं। सोफिया अक्सर रोशनी कम करके अपने बिस्तर के किनारे पर बैठकर खुद को गहरे प्रतिबिंब में खोई हुई पाती थी। उसने सोचा कि उसका जीवन कितना बदल गया है, फिर भी एथन के आराम और समर्थन से घिरे हुए अतीत की छाया अभी भी उस पर मंडरा रही थी। उस रात एथन भी सो नहीं सका। वह लिविंग रूम में बैठा चिमनी में टिमटिमाती आग को घूर रहा था। उसके विचार सोफिया के चारों ओर घूम रहे थे। जिस तरह से वह पीछे हटती थी, उससे कभी कभी उसे परेशानी होती थी। वह जानता था कि आगे बढ़ने के लिए वे दोनों क्या महसूस कर रहे हैं। इस बारे में उन्हें ईमानदारी से बातचीत करने की जरूरत है। अगली सुबह
जब लिली और रोज बगीचे में खेल रहे थे, एथन ने सोफिया के पास जाने का अवसर उठाया। वह रसोई में थी और अभी अभी आए किराने के सामान को व्यवस्थित कर रही थी। एथन ने चुपचाप प्रवेश किया, बोलने से पहले एक क्षण के लिए उसका अवलोकन किया। सोफिया, क्या हम बात कर सकते हैं? वह रुकी। उसके स्वर से यह महसूस हुआ कि यह कोई सामान्य बातचीत नहीं थी। बेशक। यह क्या है? एथन ने उसे लिविंग रूम में अपने पीछे चलने का इशारा किया। वे बैठ गए और वह कहने लगा, कुछ समय से मैं कुछ कहना चाहता था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि कैसे। सोफिया थोड़ा आगे झुक गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। यह क्या है? मैं आपकी ताकत और लचीलेपन की गहराई से प्रशंसा करता हूं, लेकिन मैं देख सकता हूं कि आप अभी भी बहुत अधिक अपराध बोध से ग्रस्त हैं। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि आप इसे जाने दें। उसने दूसरी ओर देखा। उसके शब्द एक संवेदनशील राग छेड़ रहे थे। एथन, मुझे पता है कि मैंने अतीत में बहुत सारी गलतियां की हैं। मैंने ऐसे विकल्प चुने जो मुझे यहां ले आए, और कभी कभी मुझे लगता है कि मैं उस जीवन के लायक नहीं हूं जो आप मुझे दे रहे हैं। एथन ने अपना सिर हिलाया। कोई भी पूर्ण नहीं है सोफिया। हम सभी गलतियां करते हैं, लेकिन आप अपनी चुनौतियों से पार पाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही हैं। आप इसके लायक हैं, और इससे भी अधिक। उसके शब्द उस घाव पर सुखदायक मरहम की तरह लगे जो उसने इतने लंबे समय से छुपाए थे। सोफिया ने गहरी सांस ली। उसे एहसास हुआ कि अब उसकी असुरक्षाओं का सामना करने का समय आ गया है। एथन, जब हम छोटे थे तो मैंने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया था, इसके लिए मैंने कभी माफी नहीं मांगी। मैं स्वार्थी और अपरिपक्व था, और मैंने अपने आसपास के लोगों का मूल्य नहीं देखा। मैंने तुम्हें ठेस पहुंचाई, और मुझे इसके लिए खेद है। एथन एक पल के लिए चुप हो गया उसकी बातें सुनकर। अंत में उन्होंने कहा, सोफिया, अतीत अब मायने नहीं रखता। हम दोनों बदल गए हैं, और अब जो मायने रखता है वह यह है कि हम एक साथ क्या निर्माण कर रहे हैं। मैं तुम्हें माफ करता हूं, और मुझे आशा है कि तुम खुद को माफ कर सकती हो। सोफिया की आंखों में आंसू आ गए, पर इस बार दुख के आंसू नहीं थे। ऐसा लगा मानो उसके कंधों से बहुत बड़ा बोझ उतर रहा हो। उसने एथन की ओर देखा, जिसने शांत समझ के साथ उसकी ओर देखा। धन्यवाद, एथन, हर चीज के लिए। आपको मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। मैं यहां हूं क्योंकि मैं रहना चाहता हूं। वह क्षण उनके लिए एक नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक था। अतीत का तनाव कम होने लगा, और उन दोनों को लगा कि आखिरकार वे एक दूसरे के साथ पूरी तरह खुल सकते हैं। इसके बाद के दिनों में सोफिया ने अपने दिल में एक हल्कापन देखा जो उसने वर्षों में महसूस नहीं किया था। उसने खुद को नए उत्साह के साथ अपने काम और पढ़ाई में झोंक दिया, जबकि एथन ने हर कदम पर उसका समर्थन करना जारी रखा। एक शाम जुड़वां बच्चों को सुलाने के बाद सोफिया ने एथन को बगीचे में एक कुर्सी पर बैठे हुए पाया। नरम चांदनी ने उसके चेहरे को रोशन कर दिया, और वह सोच में खोया हुआ लग रहा था। तुम ठीक हो? सोफिया ने उसके पास बैठते हुए पूछा। एथन मुस्कुराया। हां, मैं बस सोच रहा था कि कितना बदल गया है। मुझे याद है जब मैंने तुम्हें उस रात फुटपाथ पर देखा था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम यहां पहुंचेंगे। सोफिया ने स्वीकार किया। मैंने भी नहीं किया, लेकिन मुझे खुशी है कि ऐसा हुआ। मैं भी। उनके बीच की चुप्पी आरामदायक थी, जैसे शब्दों की आवश्यकता नहीं थी। एथन ने सोफिया की ओर देखा। उसकी आंखों में चांद की हल्की चमक झलक रही थी। वह जानता था कि वह उससे प्यार करने लगा है, लेकिन वह कोई भी जल्दबाजी नहीं करना चाहता था। सोफिया, क्या तुम दूसरे मौके पर विश्वास करती हो? उसने चुप्पी तोड़ते हुए पूछा। वह उसके सवाल पर विचार करते हुए मुस्कुराई। मुझे लगता है कि मैं शुरुआत कर रहा हूं। एथन ने उसके जवाब से प्रोत्साहित होकर सिर हिलाया। वह जानता था कि वे किसी विशेष चीज की ओर बढ़ रहे थे, जिसकी उन दोनों को आवश्यकता थी, लेकिन केवल समय ही इसे ठोस बना सकता था। अगली सुबह एथन ने सोफिया और जुड़वां बच्चों के लिए एक आश्चर्य की योजना बनाने का फैसला किया। उन्होंने पास के एक खेत में एक छोटी सी यात्रा की व्यवस्था की, जहां वे शहर की हलचल से दूर बाहर दिन बिता सकते थे। जब लिली और रोज ने यह विचार सुना तो वे बहुत खुश हुईं, और सोफिया आश्चर्यचकित होने के बावजूद अपनी बेटियों और एथन के साथ
सार्थक समय बिताने के अवसर के लिए आभारी थी। वह दिन हंसी और अविस्मरणीय क्षणों से भरा था। लड़कियों ने खेत के जानवरों को खाना खिलाया, खेतों में दौड़ी और घर में बनी आइसक्रीम का आनंद लिया। इस बीच सोफिया को एथन से पहले से कहीं अधिक जुड़ाव महसूस हुआ। वह पूरी तरह से सहज लग रहे थे, जुड़वा बच्चों के साथ बातचीत कर रहे थे, जैसे कि वह हमेशा उनके परिवार का हिस्सा रहे हों। दिन के अंत में जब वे घर चले गए, लिली और रोज पिछली सीट पर गहरी नींद में सो रहे थे, थके हुए लेकिन खुश थे। सोफिया ने एथन को चुपचाप गाड़ी चलाते हुए देखा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। आज के लिए धन्यवाद, उसने धीरे से कहा। मुझे धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह हम सभी के लिए एक विशेष दिन था। हां, यह था। और लड़कियों को इतना खुश देखना मेरे लिए बहुत मायने रखता था। यह तो बस शुरुआत है सोफिया, हमारे आगे ऐसे कई पल आने वाले हैं। वह मुस्कुराई, उसके शब्दों से गर्म हो गई। वर्षों में पहली बार उसे विश्वास हुआ कि भविष्य उज्जवल हो सकता है। जब वे घर पहुंचे तो एथन ने जुड़वा बच्चों को उनके कमरे में ले जाया, यह सुनिश्चित करते हुए कि लाइट बंद करने से पहले वे आरामदायक हों। सोफिया पास खड़ी थी, उसकी देखभाल और समर्पण से प्रभावित हुई। उस रात जब वह बिस्तर पर लेटी थी, सोफिया को लगा कि वह अंततः अतीत को जाने देने के लिए तैयार है। एथन सही था, दूसरा मौका मौजूद था, और जो उसे दिया गया था उसे वह बर्बाद नहीं करेगी। एथन की हवेली में सुबहें अब जीवन से भरी थीं। लिली और रोज हंसते हुए और पूरे घर को संक्रामक खुशी से भरते हुए पूरे घर में दौड़े। एथन, जो कभी पूरी तरह से काम पर ध्यान केंद्रित करके एक शांत जीवन जीता था, उसने खुद को जुड़वां बच्चों की दिनचर्या में और अधिक महत्वपूर्ण रूप से सोफिया के विकास में शामिल पाया। एक सुबह सोफिया जाने के लिए तैयार हो रही थी। एथन ने उसे एक महत्वपूर्ण बैठक में अपने साथ जाने के लिए आमंत्रित किया था, यह देखने का अवसर कि उसने बातचीत को कैसे संभाला और अपनी टीम का नेतृत्व किया। उत्साहित होने के बावजूद वह घबराई हुई भी थी। वह कोई गलती नहीं करना चाहती थी या खुद को असहाय महसूस नहीं करना चाहती थी। क्या आप तैयार हैं? एथन ने प्रवेश द्वार पर उसका इंतजार करते हुए पूछा। कमोबेश, मुझे आशा है कि मैं गड़बड़ नहीं करूंगा। तुम बहुत अच्छा करोगी सोफिया, अपने आप पर भरोसा रखो। जब वे कंपनी भवन पहुंचे तो सोफिया उसकी भव्यता से बहुत प्रभावित हुई। एथन ने उसे बैठक कक्ष में निर्देशित किया, जहां कई अधिकारी पहले से ही एकत्र थे। उन्होंने उसे एक होनहार सहयोगी के रूप में पेश किया, जिससे उसे गर्व और थोड़ा आत्मजागरूक महसूस हुआ। बैठक के दौरान सोफिया ने प्रत्येक विवरण को ध्यानपूर्वक सुना। एथन ने उसे अपने कुछ विचार साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया और उसे आश्चर्य हुआ, उसके सुझावों को अच्छी तरह से स्वीकार किया गया। एक अधिकारी ने टिप्पणी की, आपका दृष्टिकोण बहुत स्पष्ट है। सोफिया ने विनम्र मुस्कान के साथ उत्तर दिया, धन्यवाद। मैं अभी भी सीख रही हूं, लेकिन मुझे खुशी है कि मैं योगदान दे सकी। एथन ने संतुष्टि के साथ बातचीत देखी। वह हमेशा से जानता था कि सोफिया सक्षम है, लेकिन दूसरों को उसकी क्षमताओं को पहचानते देखना और भी अधिक फायदेमंद था। मुलाकात के बाद एथन उसे पास के एक कैफे में ले गया। वे एक बाहरी मेज पर बैठे और सोफिया, जो अब निश्चिंत थी, ने एक कैपुचिनो का ऑर्डर दिया। आज आप अद्भुत थे, एथन ने कॉफी का एक घूंट लेते हुए कहा। मैं बहुत घबराई हुई थी, उसने स्वीकार किया, लेकिन इसका हिस्सा बनना रोमांचक था। यह तो बस शुरुआत है, तुम कुछ ठोस बना रही हो सोफिया। उसने कृतज्ञता की गहरी भावना महसूस करते हुए उसकी ओर देखा। तुम्हारे बिना यह कुछ भी संभव नहीं होगा एथन। तुमने मुझ पर विश्वास किया जब मैं खुद पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। मैंने बस आपको रास्ता दिखाया, सारा श्रेय आपका है। उनका क्षण गृहस्वामी के एक कॉल से बाधित हुआ, जिससे सोफिया को पता चला कि लिली और रोज उससे पूछ रहे थे। एथन मुस्कुराया, लगता है आपके छोटे बच्चे आपको याद करते हैं। सोफिया ने हंसते हुए कहा, वे जुड़े हुए हैं, वे लंबे समय तक दूर नहीं रह सकते। जब वे घर लौटे तो जुड़वां बच्चे दौड़कर अपनी मां के पास गए और उन्हें कसकर गले लगा लिया। एथन ने इस दृश्य को देखा और लड़कियों के साथ एक गहरा जुड़ाव महसूस किया।
उन्हें उनकी असीम ऊर्जा बहुत पसंद थी और उनकी हंसी किसी भी स्थान को रोशन कर सकती थी। उस दोपहर बाद एथन ने बगीचे में एक छोटी पिकनिक आयोजित करने का फैसला किया। लिली और रोज सैंडविच, फल और जूस के साथ एक टोकरी पैक करने में मदद करते हुए रोमांचित थे। सोफिया लॉन पर बिछे कंबल पर बैठ गई और लड़कियों को एथन के साथ इधर उधर भागते हुए देख रही थी। आप उनके साथ और अधिक सहज होते जा रहे हैं, सोफिया ने कहा जब एथन उसके पास बैठ गया। वे अविश्वसनीय बच्चे हैं। जुड़े रहना असंभव नहीं है। उनके साथ इतना अच्छा व्यवहार करने के लिए धन्यवाद, एथन। वे यहां सुरक्षित और खुश महसूस करते हैं और यही वह सब है जो मैं हमेशा से चाहता था। एथन मुस्कुराया। वे तुम्हारा हिस्सा हैं सोफिया, और मेरे लिए यही काफी है। उनके शब्दों ने सोफिया को गहराई से छू लिया और उसका दिल धड़कने लगा। वह जानती थी कि एथन के लिए उसकी भावनाएं कृतज्ञता से परे हैं, लेकिन अपने दिल को पूरी तरह से खोलने के डर ने अभी भी उसे रोक रखा था। जैसे ही रात हुई, लिली और रोज अंततः थक गए और अपनी मां की बाहों में सो गए। एथन ने सोफिया को उन्हें उनके कमरे तक ले जाने में मदद की और साथ में उन्होंने लड़कियों को सावधानी पूर्वक अंदर रखा। जैसे ही वे दालान में बाहर निकले, सोफिया एथन की ओर देखते हुए रुक गई। आपने हमारा जीवन बदल दिया है, आप यह जानते हैं। तुमने मेरा भी बदल दिया है सोफिया। एथन की टकटकी की तीव्रता ने उसे एक ही समय में असुरक्षित और सुरक्षित महसूस कराया। वह जानती थी कि वह अब जो महसूस कर रही है उसे नजरअंदाज नहीं कर सकती। उस शाम बाद में जब सोफिया रसोई में चाय का कप तैयार कर रही थी, एथन अंदर आया। वह करीब आने से पहले उसे देखते हुए एक पल के लिए चुपचाप खड़ा रहा। सोफिया, मुझे कुछ कहना है। वह उसकी ओर मुड़ी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। यह क्या है? एथन कुछ देर के लिए झिझका, लेकिन उसने ईमानदार रहने का फैसला किया। जब से तुम यहां आई हो, मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया है। तुम और लड़कियां मेरी दुनिया में कुछ ऐसा लेकर आए हैं जिसके गायब होने का मुझे एहसास भी नहीं था। सोफिया, मैं तुम्हारी इतनी परवाह करता हूं जितना मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। उसके शब्द सोफिया पर एक लहर की तरह बह गए, जिससे वह घबरा गई। एक पल के लिए वह नहीं जानती थी कि कैसे प्रतिक्रिया दे, लेकिन फिर वह मुस्कुराई। उसकी आंखें चमक उठीं। एथन, मुझे भी तुम्हारी परवाह है, लेकिन यह अभी भी मेरे लिए बहुत नया है। मुझे समय चाहिए। एथन ने उसकी ईमानदारी का सम्मान करते हुए सिर हिलाया। मैं समझता हूं। मैं आपको जल्दबाजी करने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं सिर्फ यह चाहता था कि आप जानें कि मैं कैसा महसूस करता हूं। ऊपर से आने वाली हल्की सी आवाज से उनका क्षण बाधित हो गया। लिली जाग चुकी थी और अपनी मां को बुला रही थी। सोफिया मुस्कुराई और एथन को रसोई में अकेला छोड़कर उसकी देखभाल करने चली गई। उसने काउंटर पर छोड़े गए चाय के कप को देखकर आह भरी। सोफिया का पूरा भरोसा जीतने में समय लगेगा, लेकिन वह इंतजार करने को तैयार था। उसने उसके और लड़कियों के लिए जो महसूस किया, वह धैर्य के हर पल के लायक था। इसके बाद के दिनों में एथन और सोफिया के बीच संबंध छोटे छोटे लेकिन सार्थक क्षणों के साथ बढ़ते रहे। प्रत्येक बीतते दिन के साथ सोफिया ने महसूस किया कि वह उसके प्रति और अधिक खुल रही है, जबकि एथन धैर्यवान बना रहा, जिससे उसे वह स्थान मिला जिसकी उसे आवश्यकता थी ठीक होने और उस पर भरोसा करने के लिए। अभी भी एक लंबा सफर बाकी था, लेकिन दोनों अपने रास्ते में आने वाली हर चुनौती का मिलकर सामना करने के लिए तैयार थे। हम भावनात्मक चरम पर पहुंच रहे हैं। यदि आप एथन और सोफिया का समर्थन कर रहे हैं, तो उस लाइक बटन को दबा दें और टिप्पणियों में एक छोड़ दें। उनके भविष्य के लिए अपनी भविष्यवाणियां साझा करें। न्यूयॉर्क का आसमान घने बादलों से ढका हुआ था, जो आने वाले तूफान का संकेत था। सोफिया एथन के कार्यालय में थी, उन रिपोर्टों की समीक्षा कर रही थी जिन पर उसने उससे काम करने के लिए कहा था। उसे अब अपनी क्षमताओं पर अधिक विश्वास महसूस हुआ, लेकिन फिर भी वह प्रत्येक कार्य को किसी ऐसे व्यक्ति की गंभीरता के साथ करती थी जो समझता था कि यह नौकरी उसके नए जीवन के लिए कितना मायने रखती है। एथन 2 कप कॉफी लेकर कमरे में चला गया। उसने एक को सोफिया के बगल में रखा और उसके सामने बैठ गया। बोलने से पहले एक पल के लिए उसे चुपचाप देखता रहा।
आप वास्तव में अच्छा कर रहे हैं, आप यह जानते हैं। सोफिया ने ऊपर देखा। उसके अनौपचारिक स्वर से आश्चर्यचकित हो गई। मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि सुधार की गुंजाइश है। आप अपने आप पर सख्त हैं और यह एक अच्छा गुण है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप जानें कि आप जो कुछ भी हासिल कर रहे हैं उस पर मुझे गर्व है। उसके गाल हल्के से लाल हो गए और उसने अपनी नजर वापस कंप्यूटर स्क्रीन पर कर ली। एथन की तारीफ सिर्फ पेशेवर प्रशंसा से कहीं अधिक की तरह महसूस हुई। उसकी आवाज में एक गर्मजोशी थी जिसे वह नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। जैसे जैसे उनका बंधन स्वाभाविक रूप से गहरा होता गया, समय तेजी से बीतता गया। एथन हमेशा यह दिखाने के तरीके ढूंढता था कि उसे परवाह है, चाहे वह छोटे इशारों के माध्यम से हो या शब्दों के माध्यम से जो सोफिया को विशेष महसूस कराते हों। अपनी ओर से उसने खुद को धीरे धीरे अपने द्वारा बनाई गई सुरक्षात्मक दीवारों को गिराते हुए देखा। हालांकि उसने अभी भी एक सूक्ष्म सुरक्षा बनाए रखी थी। एक रात जुड़वा बच्चों के सो जाने के बाद एथन ने सोफिया को हवेली की छत पर उसके साथ रहने का सुझाव दिया। वह झिझकी, लेकिन अपनी जिज्ञासा को उसका मार्गदर्शन करने दिया। जब वे पहुंचे तो सोफिया यह दृश्य देखकर दंग रह गई। शहर की रोशनी सितारों की तरह चमक रही थी और रात की ठंडी हवा में शांति थी जो न्यूयॉर्क की सामान्य हलचल के विपरीत थी। एथन उसके पास खड़ा था, चुपचाप उसकी आंखों में शहर की चमक को प्रतिबिंबित करने की प्रशंसा कर रहा था। मैं यहां तब आता था जब मुझे सोचने की जरूरत होती थी, उन्होंने अंततः कहा, लेकिन हाल ही में मुझे अब इसकी जरूरत महसूस नहीं होती है। मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे कुछ ऐसा मिला है जो मुझे अधिक शांति देता है। सोफिया उसकी ओर मुड़ी, यह महसूस करते हुए कि उसके शब्दों के पीछे और भी कुछ था। आपको वह शांति किस चीज से मिलती है? आप, उसने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। उसके शब्दों ने उसे आश्चर्यचकित कर दिया और एक पल के लिए वह अवाक रह गई। एथन एक कदम और करीब आ गया, जिससे उनके बीच की दूरी कम हो गई। जिस क्षण मैंने तुम्हें उस रात देखा, मेरे अंदर कुछ बदल गया, और जैसा कि हमने एक साथ अधिक समय बिताया है, मुझे एहसास हुआ है कि मैं तुम्हारे लिए जो महसूस करता हूं वह मेरे द्वारा अब तक अनुभव किए गए किसी भी चीज से भिन्न है। सोफिया का हृदय जोर से धड़कने लगा। वह जानती थी कि एथन के लिए उसकी भावनाएं बढ़ रही थीं, लेकिन उसकी स्वीकारोक्ति को जोर से सुनने से सब कुछ और अधिक वास्तविक लगने लगा। एथन, यह सब मेरे लिए बहुत नया है। मैं अभी भी अपने लिए और लड़कियों के लिए मजबूत बनने के लिए अपना पैर जमाने की कोशिश कर रही हूं। मैं तुम्हें जल्दबाजी करने के लिए नहीं कह रहा हूं सोफिया। मैं बस यह चाहता हूं कि तुम यह जान लो कि मैं कैसा महसूस करता हूं। उसने उसकी आंखों में देखते हुए एक गहरी सांस ली। वहां एक ईमानदारी थी जिसे वह नजरअंदाज नहीं कर सकती थी, और वर्षों में पहली बार उसे लगा कि अपना दिल फिर से खोलना सुरक्षित हो सकता है। मैं भी तुम्हारे लिए कुछ महसूस करता हूं एथन, लेकिन मुझे समय चाहिए। मुझे यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं। एथन ने उसकी झिझक का सम्मान करते हुए सिर हिलाया। जितना समय लगेगा मैं इंतजार करूंगा। उनका क्षण गड़गड़ाहट की दूर की गड़गड़ाहट से बाधित हो गया, जो आने वाले तूफान का संकेत दे रहा था। सोफिया ने अपने चेहरे पर ठंडी हवा महसूस करते हुए क्षितिज की ओर देखा। बारिश शुरू होने से पहले हमें अंदर चले जाना चाहिए, उसने सुझाव दिया। एथन सहमत हो गया, लेकिन उसकी आंखों की रोशनी से यह स्पष्ट हो गया कि इस बातचीत से उनके बीच कुछ बदल गया है। इसके बाद के दिनों में सोफिया और एथन के बीच का माहौल भावनात्मक रूप से और अधिक बढ़ गया। उनकी बातचीत में एक सूक्ष्म तनाव था, मानो दोनों व्यक्तिगत और व्यावसायिक के बीच संतुलन खोजने की कोशिश कर रहे हों। एक शाम एथन ने सोफिया को एक विशेष रात्रिभोज के साथ आश्चर्यचकित करने का फैसला किया। उन्होंने गृहस्वामी को जुड़वां बच्चों की देखभाल करने के लिए कहा और व्यक्तिगत रूप से उन दोनों के लिए भोजन तैयार किया। जब सोफिया ने नीचे आकर सजी हुई मेज देखी तो अवाक रह गई। यह सब तुमने किया? उसने अविश्वास से पूछा। मैं आपके लिए कुछ विशेष करना चाहता था, उसने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। रात्रि भोज के दौरान
उन्होंने हर चीज के बारे में बात की। काम, बचपन की यादें, भविष्य के सपने। बातचीत सहजता से चलती रही और वे एक दूसरे की उपस्थिति में अधिक सहज महसूस करने लगे। सोफिया ने विचार करते हुए कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं दोबारा शुरुआत करने के इस मौके के साथ यहां आऊंगी। और अगर यह तुम नहीं होते, एथन, मुझे नहीं पता कि हम अब कहां होते। आप हमेशा की तरह कहीं ना कहीं लड़ रहे होंगे। मुझे सिर्फ मदद करने का सौभाग्य मिला था, लेकिन यह उससे कहीं अधिक था। आपने मुझ पर तब विश्वास किया जब किसी और ने नहीं किया। इससे सारा फर्क पड़ता है। एथन मेज के पार पहुंचा और उसका हाथ पकड़ लिया। मैं हमेशा तुम पर विश्वास करूंगा सोफिया, हमेशा। उसका स्पर्श गर्म और आश्वस्त करने वाला था और सोफिया को लगा कि वर्षों से उसने जो दीवारें बनाई थीं, वे ढहने लगी हैं। वह जानती थी कि उसके मन में अब भी डर है, लेकिन वह यह भी जानती थी कि एथन उन सभी से अलग है जिनसे वह कभी मिली है। जब रात्रि भोज समाप्त हुआ, एथन उसे अपने शयन कक्ष के दरवाजे तक ले गया। एक पल के लिए वे चुपचाप खड़े रहे, बस एक दूसरे को देखते रहे। शुभ रात्रि, एथन, सोफिया ने हल्की मुस्कान के साथ धीरे से कहा। शुभ रात्रि, सोफिया। जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, वह अपने दिल की धड़कन को महसूस करते हुए उसके सामने झुक गई। वर्षों में पहली बार उसने खुद को एक ऐसे भविष्य की कल्पना करने की अनुमति दी जहां वह अकेली नहीं थी। इस बीच एथन चेहरे पर मुस्कान के साथ सीढ़ियों से नीचे चला गया। वह जानता था कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन सोफिया का दिल पूरी तरह से जीतने के लिए वह हर कदम उठाने को तैयार था। उस रात जैसे ही बारिश शुरू हुई, वे दोनों एक नई आशा की भावना के साथ सो गए, जैसे कि भविष्य स्वयं प्रकट होने लगा हो। सोफिया और एथन का दैनिक जीवन आश्चर्यजनक रूप से सहजता से चलने लगा, जिसने उन दोनों को आश्चर्यचकित कर दिया। जुड़वा बच्चों का एथन से लगाव बढ़ता जा रहा था और बदले में उसने उनके प्रति सच्चा स्नेह दिखाया। फिर भी सोफिया के मन में अभी भी संदेह के क्षण थे, अपनी भावनाओं के बारे में नहीं, बल्कि इस बारे में कि क्या वह फिर से किसी पर पूरी तरह भरोसा करने के लिए तैयार है। एक दोपहर जब सोफिया कार्यालय में रिपोर्टों पर काम कर रही थी, उसका फोन डेस्क पर बज उठा। यह एक अनजान नंबर से आया मैसेज था। जब उसने इसे खोला तो उसने एथन की एक तस्वीर देखी जो एक रेस्तरां में एक खूबसूरत महिला से बात कर रही थी। कैप्शन में लिखा है, क्या आप वाकई जानते हैं कि वह कौन है? सोफिया का हृदय जोर से धड़कने लगा, जबकि वह जानती थी कि एथन का सामाजिक जीवन और पेशेवर संपर्क है। संदेश ने उसे परेशान कर दिया। जिस संदेह को उसने दूर करने की कोशिश की थी, वह तेजी से वापस आ गया। वह महिला कौन थी और किसी ने उसे इस तरह का संदेश क्यों भेजा होगा? एथन उस दिन बाद में घर पहुंचा। वह सहज लग रहा था। उसने सोफिया को लिविंग रूम में पाया और उसके जुड़वां बच्चे पास में ही खेल रहे थे। उसने तुरंत देखा कि कुछ गड़बड़ है। तुम ठीक हो? उसने उसके पास बैठते हुए पूछा। सोफिया उसे संदेश दिखाने से पहले एक क्षण के लिए झिझकी। मुझे यह आज मिला। एथन ने छवि को देखते ही भौहें चढ़ा लीं। वह एक व्यावसायिक बैठक थी। वह एक सलाहकार है जिसे हम एक परियोजना के लिए नियुक्त कर रहे हैं। सोफिया उस पर विश्वास करना चाहती थी, लेकिन संदेश ने उसके विश्वास पर ग्रहण लगा दिया था। कोई इसे मुझे क्यों भेजेगा एथन? ऐसा लगता है जैसे वे मुझे किसी चीज के बारे में चेतावनी देने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं पता लगा सकता हूं। सोफिया, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। मैं कभी भी ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे तुम्हें ठेस पहुंचे। उनकी आवाज स्थिर थी और उनके स्वर में सच्ची ईमानदारी थी। सोफिया ने उसकी आंखों में देखा और कुछ ऐसा देखा जिसे वह नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। किसी ऐसे व्यक्ति की पारदर्शिता जिसके पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं तुम पर भरोसा करना चाहता हूं, एथन, लेकिन इसने मुझे चौंका दिया। मेरा पूरा जीवन निराशाओं से भरा रहा है और उस डर को नजरअंदाज करना कठिन है। एथन ने धीरे से उसके हाथ पकड़कर उन्हें आश्वस्त किया। मैं समझता हूं सोफिया, मैं तुम पर दबाव नहीं डालूंगा। मैं सिर्फ यह चाहता हूं कि तुम यह जान लो कि मैं तुम्हारे साथ किसी भी चीज का सामना करने के लिए यहां हूं। इसके बाद के दिनों में एथन ने संदेश के स्रोत की जांच की
और पाया कि यह एक असंतुष्ट पूर्व कर्मचारी द्वारा भेजा गया था, जिसे उसने महीनों पहले छोड़ दिया था। उन्होंने सोफिया को सबूत दिखाए, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि डरने की कोई बात नहीं है। सोफिया को राहत और ग्लानि का मिश्रण महसूस हुआ। वह जानती थी कि वह अभी भी भरोसा करना सीख रही है, लेकिन उसे यह भी एहसास हुआ कि एथन उसकी भावनात्मक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। एक रात जुड़वां बच्चों को सुलाने के बाद सोफिया एथन के कार्यालय गई। उसका ध्यान कुछ दस्तावेजों पर था, लेकिन जैसे ही वह अंदर आई, उसने ऊपर देखा। क्या हम बात कर सकते हैं? उसने अपने पीछे का दरवाजा बंद करते हुए पूछा। बेशक। आपके मन में क्या है? सोफिया उसकी मेज के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई और एक गहरी सांस ली। मैं आप पर संदेह करने के लिए माफी मांगना चाहता हूं। मुझे पता है कि संदेश ने मुझे झकझोर दिया है, लेकिन यह मेरे विश्वास की कमी का बहाना नहीं है। आप हमेशा मेरे साथ ईमानदार रहे हैं और मुझे आपके प्रति निष्पक्ष रहने की जरूरत है। एथन ने उसे हल्की मुस्कान दी। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है सोफिया। मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए अपनी गलती को नजरअंदाज करना कितना कठिन है। मैं यहां मदद करने के लिए हूं, आलोचना करने के लिए नहीं। उसके शब्दों ने दिल को छू लिया और सोफिया को लगा कि उसकी आंखों में आंसू आ गए हैं। मैंने अब तक जो कुछ भी जाना है, तुम उससे बहुत अलग हो, एथन। यह मुझे डराता है, लेकिन यह मुझे विश्वास भी दिलाता है कि मैं फिर से खुश हो सकता हूं। आइए एक छोटा सा खेल खेलते हैं। जो लोग केवल टिप्पणियां पढ़ते हैं, वे टिप्पणियों में कोका कोला टाइप करें। केवल वे ही समझेंगे जो इसे यहां तक ले आए हैं। और अब कहानी पर वापस आते हैं। एथन खड़ा हुआ और उसके पास घुटने टेकते हुए उसके पास चला गया। उसने धीरे से उसके गाल पर गिरे एक आंसू को पोंछ दिया। तुम खुश रह सकती हो सोफिया, और तुम्हें यह काम अकेले नहीं करना है। उस रात उनके बीच कुछ बदलाव आया। सोफिया ने इतने लंबे समय तक जिन दीवारों को खड़ा करके रखा था, वे अंततः ढहने लगीं। इसके बाद के दिन निकटता के अधिकाधिक सार्थक क्षणों से भरे हुए थे। एथन ने धैर्य और देखभाल दिखाना जारी रखा, जबकि सोफिया ने धीरे धीरे खुद को उस पर पूरी तरह भरोसा करने दिया। एक दोपहर जब वे लिली और रोज के साथ पार्क में टहल रहे थे, एथन ने सोफिया को लड़कियों के साथ खेलते हुए देखा। उस पल में उसे एक अटल निश्चितता महसूस हुई। यही वह जीवन है जो वह चाहता था। वह उसके और जुड़वां बच्चों के साथ हमेशा रहना चाहता था। जब वे घर लौटे तो एथन ने गृहस्वामी को कुछ घंटों तक लड़कियों पर नजर रखने के लिए कहा। वह सोफिया को हवेली की छत पर ले गया, वही स्थान जहां उन्होंने महीनों पहले एक महत्वपूर्ण बातचीत साझा की थी। सोफिया, मैं कुछ कहना चाहता हूं, उसने कहना शुरू किया। उसने उसकी ओर देखा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। यह क्या है? एथन ने अपनी जेब में हाथ डाला और एक छोटा बक्सा निकाला। उसे खोलने पर एक नाजुक अंगूठी दिखाई दी। मैं अपना शेष जीवन तुम्हारे और लड़कियों के साथ बिताना चाहता हूं। तुम मेरे जीवन में ऐसी रोशनी और खुशी लेकर आई हो जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। सोफिया, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसने सदमे में अपना मुंह ढक लिया। एथन, हां, मैं करूंगा। एथन मुस्कुराया और उसे कसकर गले लगाने से पहले उसकी उंगली में अंगूठी पहना दी। जिस तूफान ने उनकी यात्रा की शुरुआत को परिभाषित किया था, वह अंततः बीत चुका था और वे एक साथ एक नया अध्याय शुरू करने के लिए तैयार थे। जैसे ही जुड़वां बच्चे अगले कमरे में शांति से सोए, सोफिया और एथन ने अपनी भविष्य की योजनाओं के बारे में बात की। प्यार से भरी एक साधारण शादी और उस विश्वास और सम्मान पर आधारित जीवन जिसे हासिल करने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की थी। वह रात खुशी के क्षणों और चुनौतियों से भरी एक यात्रा की शुरुआत थी, जिसका वे एक सच्चे परिवार के रूप में मिलकर सामना करेंगे। सोफिया और एथन की शादी की तैयारियां सरलता से शुरू हुईं, लेकिन उन दोनों के लिए बहुत मायने रखती थीं। सोफिया एक अंतरंग समारोह चाहती थी, जिसमें केवल वे लोग शामिल हों जो उसके नए जीवन का हिस्सा थे। लिली और रोज फूल वाली लड़कियां बनने के विचार से रोमांचित थीं, और एथन ने फूलों को चुनने से लेकर पोशाकें चुनने तक हर विवरण में उन्हें शामिल किया।
हर पल खुशी से भरे रहने के बावजूद सोफिया जानती थी कि उसे अभी भी अपने अतीत के एक आखिरी भूत का सामना करना है। हालांकि उसने स्वीकार कर लिया था कि जुड़वां बच्चों का जैविक पिता रयान कभी जिम्मेदारी नहीं लेगा, लेकिन उसे लगा कि उसे आखिरी बार उसका सामना करने की जरूरत है। एथन, मुझे रेयान से दोबारा बात करने की जरूरत है, सोफिया ने एक शाम कहा जब वे छत पर थे। एथन चिंतित होकर भौहें चढ़ा बैठा। क्या आपको लगता है कि यह वास्तव में आवश्यक है? हाँ, उसके लिए नहीं, बल्कि मेरे लिए। मुझे इस अध्याय को हमेशा के लिए बंद करना होगा। एथन ने उसका हाथ थाम लिया। उसकी आंखें समझ से भरी थीं। यदि आपको इसकी आवश्यकता है, तो मैं आपके साथ रहूंगा। अगले दिन एथन रयान का पता ढूंढने में कामयाब रहा। सोफिया ने उससे अकेले मिलने का फैसला किया, लेकिन उसे यह जानकर आश्वस्त महसूस हुआ कि एथन सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर था। जब वह पहुंची, तो उसने रयान को एक छोटे से बार के बाहर खड़ा पाया, जो समय और जीवन में अपने द्वारा चुने गए विकल्पों से थका हुआ लग रहा था। सोफिया, उसने कहा। उसे देखकर आश्चर्य हुआ। हां, यह मैं हूं। हमें बात करनी है। रयान ने आह भरी और उसे कोने में एक मेज पर अपने पीछे चलने का इशारा किया। वह असहज लग रहा था, मानो उम्मीद कर रहा हो कि इसमें अधिक समय नहीं लगेगा। तुम यहां क्यों हो? उसने पूछा। उसकी आवाज थकी हुई थी। मैं यहां आपको यह बताने के लिए हूं कि मुझे अब आपसे कुछ भी उम्मीद नहीं है। आपने वर्षों पहले अपनी पसंद बना ली थी, लेकिन लड़कियां यह जानने की हकदार हैं कि मैंने उन्हें सर्वश्रेष्ठ देने के लिए हर संभव प्रयास किया। और अब मैं आगे बढ़ रही हूं। रयान चुपचाप बैठा रहा और अपने सामने खाली गिलास को घूरता रहा। मुझे पता है कि मैं असफल हो गया सोफिया, लेकिन मैं नहीं जानता कि पिता कैसे बनूं। मैं कभी नहीं बना। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके पास कोई है जो उन्हें प्यार करता है, जैसे कि वे उसके अपने हों। एथन वह सब कुछ है जो आप कभी नहीं थे और न ही कभी होंगे। रयान ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों में देखने से पता चला कि वह उसके शब्दों का महत्व समझ गया था। सोफिया उठ खड़ी हुई, यह महसूस करते हुए कि उसने आखिरकार वह सब कुछ कह दिया जो उसे चाहिए था। जैसे ही वह बार से बाहर निकली, उसे एक हल्कापन महसूस हुआ जो उसने वर्षों में अनुभव नहीं किया था। जब वह घर पहुंची, तो उसने एथन को जुड़वा बच्चों के साथ यार्ड में पाया, जो उन्हें खेलने के लिए तंबू लगाने में मदद कर रहा था। यह कैसे हुआ? जैसे ही वह पास आई, उसने पूछा। यह वैसे ही हुआ जैसा इसकी आवश्यकता थी। अब मैं वास्तव में आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं। एथन मुस्कुराया और उसे गले से लगा लिया। मुझे तुम पर गर्व है। इसके बाद के दिनों में सोफिया ने पूरी तरह से शादी की तैयारियों और एथन और लड़कियों के साथ अपने नए जीवन पर ध्यान केंद्रित किया। आखिरकार उसे महसूस हुआ कि उसे एक घर मिल गया है, न केवल भौतिक अर्थ में, बल्कि एथन के साथ साझा किए गए प्यार और लिली और रोज की हंसी में। शादी की सुबह सोफिया घबराई हुई थी, लेकिन प्रसन्न थी। एक सुंदर सफेद पोशाक पहने हुए उसने खुद को दर्पण में देखा और सोचा कि उसका जीवन कितना बदल गया है। जुड़वां बच्चे छोटी राजकुमारियों की तरह सजे हुए, हाथों में फूलों के गुलदस्ते लिए कमरे में दाखिल हुए। आप सुंदर लग रही हैं मां, लिली ने कहा। उसकी आंखें चमक रही हैं। धन्यवाद मेरे प्यारे, तुम दोनों भी बहुत खूबसूरत लग रहे हो। भावनाओं से भरे दिल के साथ सोफिया उस गलियारे से नीचे चली गई जहां एथन इंतजार कर रहा था। उनकी नजरें मिलीं और उसी पल उसके सारे संदेह गायब हो गए। शादी साधारण थी, लेकिन प्यार और अर्थ से भरी थी। उनकी प्रतिज्ञा का प्रत्येक शब्द उनके द्वारा बनाए गए बंधन की पुष्टि करता है, न केवल एक जोड़े के रूप में, बल्कि एक संयुक्त परिवार के रूप में। जब समारोह समाप्त हुआ, तो लिली और रोज खुशी से चिल्लाते हुए सोफिया और एथन की बाहों में भाग गए। जो भविष्य एक समय अनिश्चित लग रहा था, वह अब खुशी और एकजुटता का वादा था। शादी के बाद एथन की हवेली और भी अधिक जीवंत महसूस हुई। लिली और रोज ने जल्द ही एक पूरा परिवार रखने के विचार को अपना लिया, और सोफिया को लगा कि आखिरकार उसे दुनिया में अपना स्थान मिल गया है। उनके दिन हंसी और कोमल क्षणों से भरे हुए थे, क्योंकि उसने और एथन ने मिलकर
अपनी नई दिनचर्या बनाई थी। एक विवाहित जोड़े के रूप में अपनी पहली सुबह सोफिया बगीचे के बाहर पक्षियों की आवाज सुनकर जाग गई। वह मुड़ी और एथन को अपने पास पाया। वह शांतिपूर्ण मुस्कान के साथ उसे देख रहा था। सुप्रभात, श्रीमती बेनेट। वह मुस्कुराई, फिर भी अपने नए उपनाम के साथ तालमेल बिठा रही थी। शुभ प्रभात। हमारा नया जीवन शुरू करने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल तैयार। उनकी शादी के पहले महीने कृतज्ञता और नवीनीकरण से भरे हुए थे। एथन ने लिली और रोज के लिए एक समर्पित पिता बने रहने के साथ साथ अपने काम और पढ़ाई के बीच संतुलन बनाने में सोफिया का समर्थन किया। उन्होंने लड़कियों के जीवन के हर महत्वपूर्ण क्षण में उपस्थित रहने का निश्चय किया, स्कूल की छोटी उपलब्धियों से लेकर सोते समय की कहानियों तक। एक दोपहर कार्यालय में कुछ कागजी काम व्यवस्थित करते समय सोफिया को हल्कापन महसूस होने लगा। यह मानते हुए कि यह सिर्फ थकान थी, उसने आराम करने का फैसला किया। हालांकि लक्षण अगले दिनों तक बने रहे। एथन ने उसकी थकावट देखी और जोर देकर कहा कि वह एक डॉक्टर को दिखाए। यह सिर्फ थकावट है, एथन, मैं ठीक हूं, उसने उसे आश्वस्त करने की कोशिश करते हुए कहा। यह हो सकता है, लेकिन जांच करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि आप अपना ख्याल रख रहे हैं। अनिच्छा से सोफिया सहमत हो गई और एक नियुक्ति निर्धारित की। वह थोड़ी चिंतित महसूस कर रही थी, लेकिन उसे किसी बड़ी खबर की उम्मीद नहीं थी। हालांकि नियमित जांच के बाद डॉक्टर ने ऐसी खबर दी जो एक बार फिर उनकी जिंदगी बदल देगी। बधाई हो, श्रीमती बेनेट, आप गर्भवती हैं। सोफिया एक क्षण के लिए मौन बैठी रही और जो कुछ उसने अभी सुना था उस पर विचार कर रही थी। गर्भवती। एथन के साथ बच्चा पैदा करने के विचार ने उसे खुशी और आश्चर्य दोनों से भर दिया। जब वह घर लौटी तो उसने एथन को लिविंग रूम में लिली और रोज के साथ खेलते हुए पाया। उसकी मुस्कुराहट ने उसे आश्वस्त किया कि यह समाचार साझा करने का सबसे उपयुक्त क्षण था। एथन, क्या हम एक पल के लिए बात कर सकते हैं? उसने उसके स्वर में गंभीरता देखी और लड़कियों को अपने कमरे में खेलने के लिए कहा। एक बार जब वे अकेले थे, एथन उत्सुक होकर उनके करीब आया। यह क्या है, सोफिया? उसने अपनी भावनाओं पर काबू पाने की कोशिश करते हुए एक गहरी सांस ली। एथन, मैं आज डॉक्टर के पास गई और मुझे पता चला कि मैं गर्भवती हूं। एक पल के लिए एथन चुप थी और अपने शब्दों पर काम कर रही थी। फिर उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान चमक उठी। आप गर्भवती हैं? उसने सिर हिलाया। उसकी आंखों में आंसू थे। हां, हमें बच्चा होने वाला है। एथन ने उसे कसकर गले लगा लिया। उसका दिल खुशी से भर गया। यह आश्चर्यजनक है, सोफिया। मैं यह भी नहीं जानता कि क्या कहूं। अगले सप्ताह उत्साह से भरे हुए थे, क्योंकि उन्होंने अपने परिवार में नए सदस्य के आने की तैयारी शुरू कर दी थी। लिली और रोज इस खबर से रोमांचित थे कि उनका एक छोटा भाई या बहन होगा, और उन्होंने उत्सुकता से सोफिया को कपड़े चुनने और नर्सरी को सजाने में मदद की। एक शांत शाम, जब उन्होंने जुड़वां बच्चों को सोते हुए देखा, एथन और सोफिया ने उन सभी चीजों पर विचार किया जिन्हें उन्होंने इस क्षण तक पहुंचने के लिए पार किया था। सोफिया ने अपने बढ़ते पेट को धीरे से सहलाते हुए कहा, ऐसा लगता है जैसे हम इतने कम समय में बहुत कुछ सह चुके हैं और हर चुनौती हमें यहां तक ले आई। मैंने जितना सोचा था उससे कहीं अधिक खुश हूं। सोफिया मुस्कुराई। एथन को अपने साथ पाकर आभारी थी। तमाम कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद वे जानते थे कि वे अब प्यार और आशा से भरा जीवन बना रहे हैं। गर्भावस्था ने परिवार को और भी करीब ला दिया। एथन चौकस था, हमेशा यह सुनिश्चित करता था कि सोफिया सहज रहे, जबकि लिली और रोज अपने छोटे भाई के आने का इंतजार नहीं कर सकते थे। योजना का प्रत्येक विवरण देखभाल और आनंद से भरा हुआ था। हालांकि किसी भी यात्रा की तरह चिंता के क्षण भी थे। नियमित जांच के दौरान जटिलताओं के थोड़े जोखिम के कारण डॉक्टर ने सोफिया को अतिरिक्त आराम करने की सलाह दी। जब एथन ने यह सुना तो वह और भी अधिक चौकस हो गया और यह सुनिश्चित करने के लिए कि सोफिया आराम कर सके, कई दैनिक कार्य करने लगा। मैं नहीं चाहता कि आप अपनी और बच्चे की देखभाल के अलावा किसी भी चीज के बारे में चिंता करें, उन्होंने दृढ़ता से लेकिन धीरे से कहा।
सोफिया धीरे से हंसी। तुम मुझे बहुत ज्यादा बिगाड़ रहे हो, एथन। तुम दुनिया की सारी देखभाल की हकदार हो, सोफिया। महीने बीतते गए और इससे पहले कि उन्हें पता चलता, नियत तारीख नजदीक आ गई। एक शांत शाम को, जैसे ही हल्की हवा ने पर्दों को हिलाया, सोफिया को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। एथन शांत रहा, हालांकि उसकी भावनाएं स्पष्ट थीं, और तुरंत उसे अस्पताल ले गया। घंटों बाद एक बच्चे के रोने की आवाज डिलीवरी रूम में गूंज उठी, जिससे सभी के दिलों में अवर्णनीय खुशी आ गई। यह एक लड़का था, स्वस्थ और मजबूत। एथन ने बच्चे को अपनी बाहों में पकड़ रखा था। वह भावना से अभिभूत था, जबकि सोफिया उन दोनों को खुशी के आंसुओं से देख रही थी। परिवार में आपका स्वागत है, मेरे बेटे, एथन ने कहा। उसकी आवाज भावुकता से भरी हुई थी। लिली और रोज, जो दालान में बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, को उनके भाई से मिलने के लिए लाया गया। वे प्रसन्न हुए और हमेशा उसकी देखभाल करने और उसकी रक्षा करने का वादा किया। एथन की हवेली में जीवन पूर्ण महसूस हुआ। जो परिवार एक समय असंभावित लगता था, वह अब प्रेम, एकता और लचीलेपन का एक चमकदार उदाहरण था। प्रत्येक चुनौती ने उन्हें मजबूत बना दिया था, और भविष्य पहले से कहीं अधिक उज्जवल लग रहा था। जब एथन ने बच्चे को अपनी बाहों में भर लिया और जुड़वां बच्चे पास में खेल रहे थे, सोफिया को लगा कि आखिरकार उसे वह मिल गया जिसकी उसे हमेशा से इच्छा थी। प्यार से भरा घर और ऐसे लोग जो एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। एथन बेनेट और सोफिया कार्टर की कहानी सिर्फ एक दिल छू लेने वाली कहानी से कहीं अधिक है। यह लचीलापन, मुक्ति और करुणा की परिवर्तनकारी शक्ति का एक शक्तिशाली अनुस्मारक है। एक अमेरिकी पाठक के रूप में मैं खुद को इस बात से गहराई से प्रभावित पाता हूं कि कैसे एथन, एक अमीर लेकिन कभी भावनात्मक रूप से दूर रहने वाला व्यक्ति, सोफिया की टूटी हुई दुनिया में कदम रखता है और दूर जाने के बजाय उसे उठाने का विकल्प चुनता है। सोफिया, जीवन की कठिनाइयों से त्रस्त एक महिला, उस धैर्य और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है जिसकी हम में से बहुत से लोग अमेरिकी भावना में प्रशंसा करते हैं। जब विपरीत परिस्थितियां हों, तब भी आगे बढ़ते रहने की क्षमता। उनकी एक साथ यात्रा ऐसे सबक प्रदान करती है जो घर तक पहुंच जाते हैं, जो दूसरे मौके, सामुदायिक समर्थन और इस विश्वास जैसे मूल्यों को दर्शाते हैं कि अगर सही अवसर दिया जाए तो कोई भी उम्मीद से परे नहीं है। सोफिया की वर्तमान परिस्थितियों से परे देखने के लिए एथन की पसंद मुझे सबसे पहले प्रभावित करती है। ऐसी संस्कृति में जो अक्सर स्वनिर्मित सफलता और व्यक्तिगत उपलब्धि का जश्न मनाती है, बेघर, संघर्षरत और पराजित प्रतीत होने वाली सोफिया जैसी किसी व्यक्ति की कहानी जाने बिना उसका मूल्यांकन करना आसान है। लेकिन एथन ऐसा नहीं करता। वह उसे एक असफल व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि उस लड़की के रूप में पहचानता है जिसे वह एक बार जानता था, एक संभावित व्यक्ति जो वर्षों के दर्द के नीचे दबी हुई थी। यह हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। सहानुभूति जीवन बदल सकती है। अपने जीवन में हम हर दिन ऐसे लोगों से मिलते हैं, सहकर्मी, पड़ोसी, यहां तक कि सड़क पर अजनबी भी, जो ऐसी लड़ाइयां लड़ रहे होते हैं जिन्हें हम नहीं देख सकते। निर्णय पारित करने के बजाय हम एक हाथ, एक दयालु शब्द या यहां तक कि समझने का एक क्षण भी देना चुन सकते हैं। एथन का कार्य करने का निर्णय मुझे याद दिलाता है कि दयालुता के छोटे छोटे संकेत बाहर की ओर तरंगित हो सकते हैं, जिससे आशा और उपचार की एक श्रृंखला प्रतिक्रिया उत्पन्न हो सकती है। दूसरी ओर, सोफिया की यात्रा दृढ़ता की शक्ति का एक प्रमाण है। सड़कों पर लिली और रोज की परवरिश करने वाली एक अकेली मां के रूप में वह हजारों बार हार मान सकती थी, फिर भी उसने ऐसा नहीं किया। अपनी बेटियों के प्रति उनका प्यार उन्हें आगे बढ़ाता रहा, तब भी जब उनके पास देने के लिए कुछ नहीं बचा था। यह अपने आप को अपने बूटस्ट्रैप द्वारा ऊपर खींचने के अमेरिकी आदर्श के साथ प्रतिध्वनित होता है, लेकिन एक मोड़ के साथ सोफिया इसे अकेले नहीं करती है। वह अपने बच्चों की खातिर अपना अभिमान त्याग कर एथन की मदद स्वीकार करती है। यह एक सबक है जिसे मैं दिल से लेता हूं। जब आपको समर्थन की आवश्यकता हो तो स्वीकार करने में ताकत होती है। हमारी तेज तर्रार, स्वतंत्र संस्कृति में
हम कभी कभी मदद मांगने में शर्म महसूस करते हैं, यह सोचकर कि यह कमजोरी का संकेत है। लेकिन सोफिया हमें दिखाती है कि मदद स्वीकार करना विफलता नहीं है, यह पुनर्निर्माण की दिशा में एक कदम है। चाहे यह परिवार, दोस्तों या यहां तक कि एक सामुदायिक कार्यक्रम पर निर्भर हो, यह पहचानना कि हम इसे अकेले नहीं कर सकते, साहस का प्रतीक है, हार का नहीं। उनका विकसित होता रिश्ता दूसरे अवसरों की सुंदरता को भी उजागर करता है। एक ऐसा विषय जो गहराई से अमेरिकी लगता है। एथन और सोफिया दोनों अपने अतीत से बोझ ढोते हैं। रयान के साथ उसकी गलतियां, युवावस्था से उसकी न मिली भावनाएं, लेकिन वे इसे अपने भविष्य को परिभाषित नहीं करने देते हैं। एथन ने सोफिया को इस बात के लिए माफ कर दिया कि उसने स्कूल में उसके साथ कैसा व्यवहार किया था, और सोफिया खुद को माफ करना सीखती है कि जीवन उसे कहां ले गया है। यह मुझसे व्यक्तिगत स्तर पर बात करता है। हम कितनी बार द्वेष रखते हैं या अतीत के पछतावे पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे वे हम पर बोझ बन जाते हैं। उनकी कहानी हमें जाने देने, दूसरों को और खुद को एक नई शुरुआत देने के लिए प्रोत्साहित करती है। अपने जीवन में मैं इसे पुरानी दोस्ती को सुधार कर, पिछली असफलताओं पर अपराध बोध से मुक्त करके, या यहां तक कि किसी ऐसे व्यक्ति को अनुग्रह प्रदान करके लागू कर सकता हूं जिसने मेरे साथ अन्याय किया है। यह विश्वास करने के बारे में है कि लोग बदल सकते हैं और आने वाले कल को कल जैसा दिखने की जरूरत नहीं है। एक अन्य उपाय दूसरों की क्षमता में निवेश का महत्व है। एथन सोफिया को सिर्फ मदद ही नहीं देता, वह उसे उपकरण देता है। शिक्षा, नौकरी, आगे बढ़ने का मौका। यह अमेरिकी सपने को प्रतिबिंबित करता है। अवसर, दान नहीं, वह है जो लोगों को ऊपर उठाता है। हमारे समुदायों में हम किसी को सलाह देकर, संसाधनों को साझा करके या दूसरों को सशक्त बनाने वाली स्थानीय पहलुओं का समर्थन करके इसे जी सकते हैं। मैं नौकरी प्रशिक्षण कार्यक्रम में स्वयं सेवा करने या किसी मित्र को अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने के बारे में सोचता हूं। सोफिया की क्षमताओं में एथन का विश्वास हमें याद दिलाता है कि जब हम लोगों में निवेश करते हैं तो हम सिर्फ उनकी मदद नहीं कर रहे हैं, हम एक मजबूत, अधिक जुड़े हुए समाज का निर्माण कर रहे हैं। अंत में कहानी का निष्कर्ष एथन और सोफिया की शादी और उनके बेटे के जन्म के साथ दिखाता है कि प्यार और परिवार कठिनाई की राख से उभर सकते हैं। यह एक क्लासिक अमेरिकी कथा है, विपरीत परिस्थितियों पर विजय। मेरे लिए यह उन रिश्तों को पोषित करने का आह्वान है जो सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। जीवन काम, बिलों और दैनिक तनाव में व्यस्त हो जाता है, लेकिन एथन और सोफिया एक दूसरे और बच्चों को प्राथमिकता देते हैं, जिससे प्यार से भरा घर बनता है। मैं इसे अपने प्रियजनों के लिए समय निकालकर, उपस्थित रहकर और एक ऐसी सहायता प्रणाली बनाकर लागू कर सकता हूं जो समय की कसौटी पर खरी उतरती है। उनका परिवार साबित करता है कि चाहे आप कहीं भी शुरुआत करें, अगर आप इसके लिए काम करने के इच्छुक हैं, तो आप किसी खूबसूरत जगह पर पहुंच सकते हैं। एथन और सोफिया पर विचार करते हुए मुझे उद्देश्य के साथ जीने का एक रोड मैप दिखाई देता है। एथन की तरह सहानुभूतिपूर्ण और सोफिया की तरह लचीला बने। दूसरे अवसरों को स्वीकारें, दूसरों में निवेश करें और उन लोगों को महत्व दें जो जीवन को जीने लायक बनाते हैं। ये केवल अच्छे विचार नहीं हैं, ये व्यावहारिक कदम हैं जिन्हें हम हर दिन उठा सकते हैं। अगली बार जब मैं किसी संघर्षरत व्यक्ति से मिलूंगा, तो मैं एथन के बारे में सोचूंगा और मुंह मोड़ने के बजाय मदद की पेशकश करूंगा। जब मैं फंसा हुआ महसूस करूंगा, तो मैं सोफिया की ताकत का सहारा लूंगा और समर्थन मांगूंगा। यह कहानी सिर्फ उनके बारे में नहीं है, यह हमारे बारे में है, और हम अपने जीवन और अपने समुदायों को कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो आपने एथन और सोफिया की अविश्वसनीय यात्रा के बारे में क्या सोचा? यह एक ऐसी कहानी है जो हम सभी को दयालुता, लचीलेपन और दूसरे मौके की शक्ति के बारे में याद दिलाती है। यदि इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया है या आपको प्रेरित किया है, तो अभी लाइक बटन दबाएं। यह वास्तव में हमें आपके लिए इस तरह की कहानियां लाते रहने में मदद करता है। प्यार फैलाने के लिए इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। और यदि आपने पहले से नहीं किया है,
तो सदस्यता बटन दबाएं और घंटी बजाएं ताकि आप कभी भी कोई अपडेट न चूकें। नीचे एक टिप्पणी छोड़ें, हमें अपना पसंदीदा पल बताएं या आप क्या सबक ले रहे हैं, और बातचीत जारी रखें। देखने के लिए धन्यवाद और हम आपको अगले वीडियो में देखेंगे।